न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा उनके अधिकारों का संरक्षण विषय पर आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वेबिनार का उद्देश्य है कि भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण अधिकारों तथा स्थिति पर दिशा योजना के फील्ड लेवल फंक्शनरीज को संवेदनशील बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए आज ये वेबिनार आयोजित है। अब मैं न्याय विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी बी चंद्र मोहियार जी को उनके स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज जो वेबिनार हो रहा है उसका मैं एक पर्सपेक्टिव में कॉन्टेक्स्टलाइज करना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न इस वेबिनार का सीरीज चालू किया 1 ईयर बैक, और हर महीने हम सोशल लीगल इश्यूज़ को लेके ये इवेंट करते रहा। तो लास्ट फ्यू इश्यूज़ जो हुआ बहुत ही सोशली सेंसिटिव इश्यूज़ पे हमने डील किया। अंडर ट्रायल्स के इश्यूज़ पे लास्ट मंथ हुआ था हमारा, तो उससे पहले वुमेन, चाइल्ड, ऐसा बहुत सारे सेक्शंस पे हमने काम किया। एंड आई थिंक आज जो इशू हम डील कर रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जैसे मैं मानता हूँ कि डिसेबिलिटीज़ हो या ट्रांसजेंडर के रिलेटेड इश्यूज हो, दे आर लाइक एज मच कल्चरल इशू दैन एज लीगल इशू। सो इसको लीगल इंटरवेंशन के साथ साथ में कल्चरली उनके एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज हो, अप्रोच हो, ये सारे चीज़ें भी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो बट लेकिन मेरा ये मानना है कि उसका पहले कदम लीगली होना चाहिए, क्योंकि कल्चरली होना तो अभी तक होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं। तो लीगल इंटरवेंशन इज़ द फर्स्ट वे दैट वी शुड रियली ड्राइव द चेंज। तो इसका मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आज अपने वेबिनार में हमारे सारे फील्ड फंक्शनरीज जुड़े हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे VLEs हैं जो विलेज लेवल में हमारे टेली लॉ ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम्स को वो लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं एंड बेनिफिशरीज को, वहाँ पे सिटीजन्स को। तो जब तक वो लोग खुद नहीं जानेंगे तो लोगों को क्या समझाएंगे। तो इसी मकसद से हम इन सबको हर वेबिनार में जोड़ रहे हैं। तो कई 1 लाख के VLEs जो CSCs के हैं वो सब लोग जुड़े हैं। इसके साथ साथ में सिटीजन्स भी जुड़े हैं, हमारे लीगल लिटरेसी के और न्याय मित्रा, न्याय बंधु के भी जो लॉ स्कूल्स हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन सबको एड्रेस कर पाए अच्छे से। सो आई डोंट वांट टू रियली टॉक एनीथिंग, क्योंकि आई एम रियली क्यूरियस टू लिसन फ्रॉम द people who have faced and gone through this thing, and they will be in a better position to guide us all. So I'll leave it here. Thank you so much. धन्यवाद सर। अब हम इस वेबिनार के विषयगत प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इस वेबिनार के पहले वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर CJ रवंडले, जो प्रोफेसर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में इन्हें कॉर्पोरेट काउंसिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन इम्पार्टिंग इनोवेटिव लीगल एजुकेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा लॉ प्रोफेसर ऑफ द ईयर से भी नवाजित किया गया है। सर, अब आप उद्बोधन दें अपने। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, मैं बीच में आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। अभी पिछले महीने हम लोगों ने ईटानगर में एक हमारे जो लीगल लिटरेसी के जो एजेंसी हैं और जो CSC के कार्यकर्ता हैं जिसके तहत इस वेबिनार का प्रसारण हो रहा है, उनके साथ हम लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग से एक बात ये निकल करके आई है, चूँकि हम लोग इस वेबिनार का सीधा प्रसारण पंचायत लेवल तक CSC के माध्यम से करते हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जिन विषयों के ऊपर में चर्चा करते हैं। ये पर्पस है इस वेबिनार का कि क्लिष्ट से क्लिष्ट मुद्दे पे जो एक टिपिकल सा मुद्दा है उसको कैसे करके जनमानस तक पहुँचाया जाए, जनमानस को कैसे करके उससे अवगत कराया जाए। तो भाषा का समस्या है। पहले हम लोग अंग्रेजी में करते थे तो हमारे मोस्टली जो लोग जुड़ते थे वो हिंदी भाषी क्षेत्र के थे, तो अंग्रेजी में उनको दिक्कत थी। तो इस बार सुनने में आया है कि जो साउथ से जो लोग जुड़ रहे हैं उनको हिंदी में परेशानी है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत हद तक लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जितने भी वक्ता हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब अब वो अपना व्याख्यान दें तो जो भाषा उनको सरल लगे, सहज लगे। मैं बहुत लेट से इस चीज़ को बोल रहा हूँ ताकि आप ये समझिए कि आप हमें एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप एक गांव के
जनता को, चूँकि इस वेबिनार का रीच आउट जो है वो 25,000 से ऊपर लोग एक बार में देख पाते हैं इसको, तो आप उनको एड्रेस करते हुए अपनी बात रखें। हमारा पर्पस यही है ये सीरीज ऑफ वेबिनार से कि हम ज़रूरी मुद्दों को कैसे जनमानस तक उसको पहुंचा सकें, ताकि लोगों को पता चल सके। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई कानून है, ऐसे कोई विधान है, या फिर यही चीज़। मैं क्षमा चाहूँगा इस इंटरप्शन के लिए, लेकिन शुरू करने के पहले मैंने सोचा कि ये ज़रूरी चीज़ है। प्रथम दर्शनी यहाँ पर उपस्थित और जो दूरदर्शी लोग हैं जो वहाँ से उपस्थित हैं, उन सब जनगण को मेरा मन से प्रणाम। एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि भाषा से प्रमाणित नहीं करता, लेकिन भाषा है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। तो जो विषय है उस पर बिल्कुल उस भाषा में, सरल भाषा में हो, और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी आप थोड़ा समझ पाएं जहां पर मैं ये करूँ। मुझे जिस विषय पर बात करने को कहा गया उसका टाइटल तो अंग्रेजी में है, वो है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। अब जैसे शुरुआत में ये बात कही गई कि अगर मराठी में उसे कायदा कहते हैं, अगर महाराष्ट्र से भी लोग जुड़े हों तो कायदा कहते हैं, और कायदा हिंदी में भी हो जाता है। लेकिन आज भी थोड़ी सी मानसिकता तो है कि जब तक रिटर्न में नहीं होगा कोई कार्रवाई ना होगी, तो इसलिए ये जो कायदा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उर्दू में हम उसे कानून कहते हैं। बिफोर वी थोड़ा मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बात करना चाहूँगा, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बड़े बड़े उद्बोधक ये लिख कर गए हैं कि राज आया बदला, लेकिन जो रहा या जो राज से पहले आया वो था व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति के आगे विशेष जब लगता है तो व्यक्ति विशेष है इसलिए सब कुछ है, लेकिन विशेष राज बन गया और सिर्फ व्यक्ति रह गया, और इसके बारे में फिर हम वो बदलाव देखते हैं। तो एक बड़े प्रासंगिक लिखते थे, उनका नाम था लॉक और दूसरे थे वुल्फ। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उसी की परिभाषा में उन्होंने एक बात कही थी जो अंग्रेजी में मैं कहना चाहूँगा कि एवरी फंडामेंटल राइट इज इनहेरेंट इन ह्यूमंस। अर्लियर अगर आप देखते हैं तो पहले मेन लिखा जाता था, सिर्फ वुमेन भी नहीं लिखा जाता था, बाकी तो कोई बात ही नहीं होती थी। तो मैंने इसे चेंज किया है, इसे मैंने ह्यूमंस कहा है। उनकी एक और बात थी, इट एग्जिस्टेड बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू वायलेट इट। He further said, both they said, and must inevitably recognize and protect it. तो कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा, सीधे हम भारत के संविधान पर आते हैं। We'll go to the next slide, please. Next slide. Thank you. तो इसे मैंने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द राइट थेसिस एंड ट्रांसजेंडर। अगर हम प्रस्तावना पढ़ते हैं भारतीय संविधान की, उसमें ये बहुत अच्छी मौलिक व्याख्या दी गई है, जिसमें से पहला है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और फिर स्वातंत्र्य के ऊपर लिबर्टी के बारे में कहा गया है कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और सबसे लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे बहुत लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, टू प्रमोट अमॉन्ग देम फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। बाकी तो यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन तो सबको पता ही है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और सबको अधिकार की चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है, बट जब कर्तव्यों की बात आती है तो सब बोलते हैं आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। सो फंडामेंटल राइट्स को लोग समझते हैं कि इसमें एक ही एस्पेक्ट है, अधिकार है। नहीं, वो सिर्फ स्टेट के प्रति नहीं है, अपने प्रति भी है। तो उसमें 3 एस्पेक्ट्स मैंने इस तरह से पढ़े हैं कि नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स है,
क्या है नेगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पर कि स्टेट ने उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये कहा जाता है। फिर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्या है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि टू टेक स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। और उसके बाद आता है कि जो इंडिविजुअल अधिकारों की बात करता है उसका भी कर्तव्य है कि वह समाज और देश के प्रति भी संभावना रखे। वो है फंडामेंटल राइट्स, बट इसको हमेशा समझा गया है कि ये मेरे अधिकार है और इसका हनन ना हो, बाकियों का मैं बात नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैंने नाम दिया है द फैक्ट, जो हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है, विभिन्न नहीं कहूंगा, अभिन्न अंग है, जिन्हें हम जब खुशी में होते हैं उस वक्त पे सर पे रखते हैं, बाकी वक्त पे हम उनको दहलीज तक आने नहीं देते हैं। और मैं भी उसी समाज से आता हूं, मेरी राय भी पहले ऐसी थी जो काफी बदल चुकी है, जो मैंने ऑनेस्टली शेयर किया है। और ये बदलाव मुझ में लगभग 13-14 साल में आया हुआ है। पहले मैं भी अलग तरह से दिखता था, वो है। और ये जो नाम दिया जाता है ट्रांसजेंडर, पर्सनली आई ऑल्सो फील कि it is human, which is more appropriate. So transgender is not a term limited to persons whose genitals are intermixed, but rather a blanket term for people whose gender expression, identity, or behavior differs from the norms expected from their birth eggs. Please refer to the preamble. You will get that preamble looks at this only. But we are divided on the basis of sex and we never paid attention to gender. Gender पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमने हमेशा sex determination पे ज़्यादा ध्यान दिया है। Indian state policy recognized only two sex, that is male and female. So of course there is no question about others, transgender. A transgender person was deprived of their fundamental rights to freedom and equality. The first step हुआ 2014 में, उससे पहले कभी भी किसी भी लॉ में आपको मिलेगा नहीं। आई विल बी गोइंग एंड आई विल गिव यू एग्जांपल। एक लेजिस्लेशन 1956 में बना था। इफ यू पे अटेंशन टू इट्स ओरिजिनल नेम वाज द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 1956, जिसको बाद में बदला गया द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। आई विल जस्ट टेक सम टाइम हियर। 1986 it became gender neutral. Till 1986, this was not gender neutral legislation. So not transgender, rather we were again differentiating on the basis of male, female here, and that too in the context of who? Women and children. And we never paid attention, and now it has become gender neutral. Right to equality की बात होती है, equality before law and equal protection of laws. I have been taught by my teacher, equality before law is nothing but philosophical, but equal protection of law is practical. And that is what is expected of every stakeholder who claims that constitution is mine. Constitution of India के अंदर जो right to equality है, it has negative right that is not to be discriminated against, but also a positive right to be treated as an equal. But we just read right to equality and equal protection of law, but we don't see it as not to be discriminated against and be treated as equal. The first most celebrated judgment है National Legal Services Authority versus Union of India 2014. But हमेशा हो सकता है कि हमें याद रखने की क्षमता थोड़ा सा कम होती है, तो 2014 नहीं था, 2013 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, and that too at the government level, and a committee was constituted and to look into this aspect, how better treatment can be meted out. And then this matter was pending before the court, and court paved the way for those discussions further. The most important aspect of this judgment, जिसमें एक बात बहुत अच्छे से बताई गई, आर्टिकल 14 को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अवरोधित किया कि आर्टिकल 14 guarantees every person including non-citizens and transgender the right to equality before the law and equal protection of law. उन्होंने और एक बात कही थी, आर्टिकल्स 19 clause 1A and आर्टिकल 19 clause 2, in the context of that, transgender personality could be expressed by transgender behavior and presentation, and it cannot be restricted or prohibited. पहले उसके ऊपर भी लोग क्रिमिनल केसेस आपने देखा होगा बहुत सारे होते थे, लेकिन एक्सप्रेशन का अधिकार भी नहीं था। ट्रीटमेंट तो छोड़ दीजिए, कहने का, व्यक्त करने का ये भी अधिकार नहीं होता था। अगर आप कहेंगे, आप इवन राइट टू अडल्ट फ्रेंचाइज अगर उसके बारे में ज़्यादा पढ़े तो आपको और अच्छी जानकारी मिल जाए कि यह अधिकार प्राप्त था, तो ये कब से प्राप्त हुआ और इसमें क्या क्या कब बदलाव आया, ये भी पता चलेगा। फिर दूसरा एक अच्छा बदलाव जो कोर्ट के थ्रू आया 2018,
Can we go to the next slide, please? Navtesh Singh Johar versus Union of India में ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बढ़िया बात कही थी, discrimination based on sexual orientation is violative of the right to equality, and right to privacy as sexual orientation forms an inherent part of self-identity. And denying the following right is violative of the right to life, and fundamental rights cannot be denied. So 2014 judgment was taken to the best footing in 2018. And I'll not get into decriminalization of section 377 of the Indian Penal Code here. Now let us go to the act. Can we go to the next slide, please? Next slide, please. The Transgender Person Protection Rights Act 2019. Well, it is written, it is more inclusive, progressive society. India is going towards that, etc. All those things you find so written everywhere. But what is the beauty of this? It is not just restricted to the term transgender person. Rather, therein you find the definition of persons with intersex variation. So it is not just restricted to what you got at the time of birth, but the right of the person, even after he takes birth, to decide what sex he would like to have after the changes. That is what it is. Though this point has been criticized, this definition is said to be very confusing, etc. But I think that this is really more progressive when you see in the context of, because one develops it later. What is about that person then? And that is considered here. The act includes prohibition against discrimination, which most notably includes important sectors like employment, education, and health sectors. There is one thing which is given by the law. Many consider it as the best thing. Can we go to the next slide, please? It's called the certificate of identity. Truly speaking, ladies and gentlemen, a male or a female does not require, but under the legislation, of course, but to protect the marginalized group, this protection is introduced. I say it that way, but some or the other way, we all will become equal and will be treated as equal. I hope so. So it allows transgender person to be recognized as such and allows to have self-perceived gender identity. So this is one other change. What are the rights and entitlements? There are several. Denial of service or unfair treatment to education. Means they cannot be discriminated against that. Next slide, please. Education, employment, healthcare, access to or enjoyment of goods, facilities, opportunities available to public, etc. And most important, many don't pay attention to this, right to movement. Please ask them, ask my friends, when it comes to the right to movement, we very freely enjoy it, do they? They will not. Because, you know, the mention of right to movement becomes so important here, though everybody has it under Article 19(1). But when it comes to this right to movement, under the legislation, the importance is because this is oriented towards the section of the society which was not marginalized, was not recognized only. So that becomes most important. Now, when we go to the next slide, please, right of residence. Well, for us, it's very easy, but for them, it is not easy. Employment. No government or private entity can discriminate against a transgender person in employment matters, including recruitment, promotion. Comes the next most important, education. 2014, it was clearly said that right to free education, etc. is a fundamental right. Was it available? No. Because there was no clause. When you apply for any institution, you have to express your gender, the male and female. But ladies and gentlemen, after the 2014, now then 2018, you find that there is now mention about the third gender, that is the transgender. But is it so universal? No. In certain places, it is still not in place. So we need to put a lot of effort there. Now comes the healthcare. The government must take steps to provide health facilities to transgender persons, including separate HIV surveillance centers and sex reassignment surgeries. The government shall review the medical curriculum to address the health issues of transgender persons and provide comprehensive medical insurance schemes for them. There is one more thing which is done by this legislation and which came into being in the year 2020. That is called National Council for Transgender Persons, and which really has the representation of the community there. So the voice becomes not just loud, but it is heard, and those changes can't be heard because it talks about the aims. Aims are most important. Mainstream the transgender community's concern on livelihood issues and to raise awareness, and the most important, to ensure that transgender welfare boards are established in places, which is still a thing which is taking a lot of time as such, or it's not happening only.
So that is something, of course, my friends would be talking about it, but what is important? At least it has commenced. The moment has begun, and it will surely take. Functions I will not get into. But now look at the offenses and penalties. This is some point which is also criticized, that penalties for these offenses which are committed against members of the transgender, it is said to be quite less. It is said that between 6 months to 2 years and a fine, and people just go scot-free and they just keep on doing those things. So it should be made little stricter, not heinous, but at least stricter, so that people will dare think twice before they initiate anything like that. Now, one thing which I am not in favor, if you see the bill prior to 2019, we gave the legislation. The bill also had a provision with respect to making the criminalization of begging of transgender person. It was part of the previous bill. It is removed, but I see it as positive. This is my personal take here. By not criminalizing the act under the Transgender Persons Act, at least the government tried to minimize harassment of transgender persons therein. Though some people under the garb of transgender are now, you read those newspaper articles and they are trying to take undue advantage. Being male, they are trying to portray themselves and trying to get into these activities. We just have this, on March 1st, we celebrated the Zero Discrimination Day. Can we go to the next slide, please? And we just created, and like other time, here as well, behind the pop-up window, human is blocked there. So she, he, they, and comes the human. We started with she, he, now they, now we should march towards humans. And that's what our goal should be, not just law. So जो उपस्थित गण थे, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं काफ़ी देर अंग्रेजी में भी बोलते रह गया, क्योंकि पढ़ाने वाले लोगों के साथ ऐसे ही होता है, वो पढ़ाने लग जाते तो भूल जाते हैं और वातावरण में चले जाते हैं. बट आप सब ने मुझे मौका दिया और उचित भाषा में अगर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंचने की कोशिश की है, बट मैंने ऑनेस्टली एक बात आपसे शेयर की कि मैं जो आपके सामने बैठा हूं, ये भी एक वक्त पे मेरे दोस्तों का रिस्पेक्ट नहीं करता था, बट आज ये रिस्पेक्ट करता है. अगर इतना भी बदलाव हम अपने आप में ले आए तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाएगी. धन्यवाद, सादर प्रणाम. धन्यवाद सर. अब मैं इस वेबिनार की अगली वक्ता मिस किरण, जो कि अंडमान निकोबार की रहने वाली हैं, जो नास फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, वो अपना अनुभव साझा करेंगे. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं नास फाउंडेशन में काम करती हूँ पिछले 10 साल से. सॉरी अंजलि मैम आ नहीं पाई. आप सभी जानते होंगे अंजलि गोपालन जी को, जिन्होंने जो नास फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और जिन्होंने 377 को चैलेंज किया था. मैं वहाँ पे 10 साल से काम करती हूँ और एज ए प्रोग्राम एसोसिएट नास फाउंडेशन में, और मैं पुलिस को भी सेंसिटाइज कर रही हूँ ट्रांसजेंडर इश्यूज़ एंड LGBTQI इशू पर पिछले 7 सालों से. तो आज मैं बात करना चाहती हूँ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के बारे में, और 2 मुद्दों पे मैं बात करूँगी, जहाँ मैं राइट टू एजुकेशन, जो कि जैसे कि सर ने बताया, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन राइट एक्ट 2019 में, जहां ट्रांसजेंडर पर्सन को एक एजुकेशन का राइट मिला हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ बहुत पिछड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपने राइट एक्सेस करने का मौका नहीं मिला और उन्हें अपने अपॉर्चुनिटी से उनकी अपॉर्चुनिटी छीन ली गई, मैं यही कहूँगी. और जब हम राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट में, जहां ट्रांसजेंडर पर्सन को राइट टू एजुकेशन का जो हक मिला हुआ है, जो अधिकार दिए गए हैं, बट अभी भी कई ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी पैरालीगल वॉलंटियर है जो दूर दराज के क्षेत्र में काम करते हैं. तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं अभी भी स्कूल जाने से डरते हैं. और कई बार हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग पढ़ नहीं पाते, ये लोग जॉब क्यों नहीं करते हैं, या तो ये 2-3 प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं या टोली बधाई करते हैं,
टोली बधाई आप सब जानते हैं, जो एक किन्नर कम्युनिटी होता है जहाँ गुरु चेला का परंपरा होता है, वहाँ वो शादी ब्याह में जाते हैं, मांगते हैं। और या हम बैगिंग पे देखते हैं, रेड लाइट पे या सेक्स वर्क पे। ये 2-3 प्रोफेशन है जो वो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए इस प्रोफेशन को वो अपनाते हैं। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो घर घर जाए और मांगे, नाच गाना करे। पर स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है वो वहाँ वो सेफ फील नहीं करते हैं। भले ही अभी हमारे पास प्रोटेक्शन, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट हो, पर अभी भी कई जगह उन्हें अपने हक के बारे में ही नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह से सर्कुलेट करना चाहिए था इस एक्ट को, शायद वो इतनी अच्छी तरीक़ा से नहीं हो पाया। और जो लोग यहाँ पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल में एक इन्वायरमेंट वह सेफ फील नहीं करते हैं, और उन्हें फोर्सफुली ये कहा जाता है कि भले ही आपके पास हक है पर आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, वो अपनी बात टीचर्स तक या स्कूल के जो स्टाफ मेंबर है या एजुकेटर्स हैं उनको अपनी बात नहीं बता पाते हैं। जिस तरह की बुलिंग्स और रैगिंग होता है स्कूल्स में, और जिस तरह से ये बुलिंग्स फेस करते हैं, रैगिंग, तो कहीं ना कहीं बुलिंग्स और रैगिंग की जो लॉ है उसको हमें स्ट्रांगली अप्लाई करना होगा स्कूल के एजुकेशन के क्षेत्र में। क्योंकि कई बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और आगे पढ़ नहीं पाते, और स्कूल का जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से। और कई लोग कहते हैं कि ये पढ़ नहीं पाते हैं, शायद मेरे साथ, और आप 10 में से 9 ट्रांसजेंडर लोगों से आप पूछेंगे, कई लोगों ने स्कूल्स में ये चीज़ें फेस की है। तो और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि अगर स्कूल्स के करिकुलम में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में, यहाँ तक कि उन्हें रिस्पेक्ट करने के बारे में या ऐसी चीज़ें बताया जाए, ताकि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं और जो एजुकेटर्स हैं वो थोड़ी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो। स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल्स में अगर जब बच्चे ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग, और ट्रांसजेंडर बच्चे अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वहाँ पे एक ट्रांस फ्रेंडली काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे साथ भी हुआ था, और मेरी तरह कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। और हाँ जी, और हम जब टॉयलेट की बात करते हैं, कई बार जब हम लोग स्कूल में जाते हैं हमें बहुत परेशानी होती है कि हम एक मेल टॉयलेट में जाएं। और मोस्टली जिस तरह का जो एब्यूज़ेस होते हैं स्कूल में, वो वॉशरूम में कई बच्चों ने फेस किया है, ट्रांसजेंडर बच्चों ने। टॉयलेट वाला एक इशू है, वो भी मैं रेस करना चाहूँगी, जो स्कूल्स में होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए। दूसरा पॉइंट है हेल्थ एक्सेस, हेल्थ सर्विसेज में जिस तरह से सर ने बताया HIV को लेकर, HIV सर्वो सर्विलेंस, HIV के मुद्दों पर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस इन्फेक्शन के साथ जी रहे हैं, वो एक्सेस कर पा रहे हैं दवाई वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट SRS आई थिंक यहाँ काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेंडर डिस्फोरिया फील करता है, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे अपने बॉडी को चेंज करना चाहिए, तब वो डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। अभी एम्स में और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कई ट्रांसजेंडर लोगों ने बताया कि वो एक्सेस कर पा रहे हैं। जब वो HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए उन्हें एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। फिर दूसरा फर्स्ट स्टेज होता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ साइकेट्रिस्ट रेफ़र करते हैं एंडोक्रोलॉजिस्ट को, जहाँ उनका हार्मोन ट्रीटमेंट होता है। हार्मोन ट्रीटमेंट से उनके पहले तो काउंसलिंग होता है साइकेट्रिस्ट के बाद, दूसरा एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, वहाँ उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। और थर्ड होता है सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, जहाँ वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना लिंग चेंज कराना है या नहीं। पर कई लोग हैं जो पहले इससे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बहुत महंगा होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास इतना फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इसे
एक्सेस कर पाए, इस सुविधा का लाभ उठा पाए, क्योंकि हार्मोन ही 1000 रुपये का आता है। अगर हार्मोन टैबलेट हम लेने जाते हैं बाहर से, वो 1000 रुपीज़ का आता है। और कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने लिए ही इतने पैसे नहीं रख पाता कि वो इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए वो दवाइयाँ एक्सेस कर पाए। और मैं तीसरी बात वेलफेयर स्कीम या पेंशन पॉलिसी के बारे में कहना चाहूँगी। जो वृद्धावस्था में ट्रांसजेंडर है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, क्योंकि कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, उनके पास अभी भी ओल्ड एज शेल्टर होम नहीं है या सीनियर सिटीज़न शेल्टर होम नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे के वृद्धावस्था के दौरान वो टोली बधाई नहीं कर पाते। टोली बधाई होता है जब नाच गाना करना पड़ता है, घरों में जाते हैं वो बधाई मांगने, उस टाइम उनका शरीर साथ नहीं देता है, उनके पास शेल्टर नहीं होता, उनके पास पेंशन, अगर पेंशन दिया जाता है तो वो पेंशन इतने कम होते कि वो उससे सिर्फ अपना खाना पीना भी ठीक से वो एक्सेस नहीं कर पाते। उनके लिए शेल्टर एक बहुत बड़ा इशू है वृद्धावस्था के दौरान। और जी, ये मेरे 3 मुद्दे हैं जो मैं रेज करना चाहूँगी। जैसे इससे जुड़े आपके कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने अगले वक्ता श्री रेक्स मेहता, जो कि जीपीआरएसएस के सीईओ हैं। जीपीआरएसएस सेक्शन 8 कंपनी के रूप में सोशल डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करता है। और मैं बताना चाहूँगी कि रेक्स मेहता जी डीओजी यूएनडीपी द्वारा संचालित A2J प्रोजेक्ट में भी कार्यरत थे, जहाँ पे वो छत्तीसगढ़ में जन जागृति केंद्र के माध्यम से थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लिए काम किया है। सर, आप ऑनलाइन जुड़े हैं, कृपया करके आप अपना उद्बोधन शुरू करें। रेक्स मेहता जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नमस्कार, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, शुरू करें, आप सुन पा रहे हैं। नमस्कार मैम, प्रेजेंटेशन एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा, मैंने मेल किया हुआ आपको। मैं शुरुआत करता हूँ मैम, लेकिन अगर जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन आपको भेजा, अगर आप उसको अपलोड कर पाएं, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि इंग्लिश में देना है, तो मैंने इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी अभी अपलोड किया है। तो अगर संभव हो सके तो वो शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसके साथ आरंभ करते हैं। उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, न्याय विभाग की ओर से आयोजक गण और पूरे देश में जो भी इस वेबिनार के माध्यम से हमारे साथी जुड़ रहे हैं, जो न्याय विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि परिचय दिया गया, मेरा जो विषय है सोशल रिस्पॉन्स टू ट्रांसजेंडर इन इंडिया, और ये एक ऐसा सामाजिक विषय है जहाँ पे बहुत मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी भाषा में ही उपयोग करूं, और जहां तक संभव हो सके जो एक्सप्लेनेशन है उनको भी मैं उस भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूं जिसमें आप सभी सहमत हों। सामाजिक रिस्पॉन्स का जो एक हिंदी शब्द है वो होता है प्रतिसाद, प्रतिक्रिया होती है रिएक्शन, और जिसको हम सोशल रिस्पॉन्स कहते हैं उसको प्रतिसाद कहते हैं। दूसरा शब्द इसमें हमको दिखाई देता है ट्रांसजेंडर्स। तो मुझसे पहले के जो वक्ता है उन्होंने एक इसको अम्ब्रेला कवर के रूप में परिभाषित किया, जो बिल्कुल सही है। हम जब कहते हैं इंद्रधनुष के 2 सिरों के बीच जितने भी रंग हैं, वो सभी रंग इस ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते दिनों मेरे एक मित्र ने, चूंकि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से हमारी कम्युनिटी में जानकारी दी जाती है कि हमारी संस्था इस विषय पे कार्यरत है, तो एक मित्र ने पूछा कि मेरी पत्नी कह रही है कि ऐसा व्यक्ति जो शरीर से पुरुष है पर मन से स्त्री महसूस करता है, वो ट्रांसजेंडर नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेंडर होने के लिए आपको एक फिजिकल कंपोनेंट की डेफिनेशंस की जरूरत होती है। यहां से मुझे समझ में आया कि इस काम में मुझे जुड़े लगभग 14-15 साल हो गए हैं। 2008 में पहली बार हमने इस पे काम शुरू किया था। 2010 के बाद हमने यूएनडीपी और एक्सेस टू जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ, डीओजे के साथ काम किया। तो बस इन्हीं 3 बिंदुओं पे मैं आपको हमारा प्रेजेंटेशन जो है प्रस्तुत करना चाहूंगा। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगर हम हिंदी वाली पीपीटी लोड कर पाए तो बहुत बेहतर होगा।
मैं इंग्लिश से ही अभी प्रयास कर रहा हूँ कि सामाजिक रिस्पॉन्स, तो पहले हम इसको डिकोड करते हैं शब्द को। सामाजिक जो शब्द है इसकी आवश्यकता हमको कब महसूस होती है कि जब हम एक व्यवस्था में रहना शुरू करते हैं। मैं उन विषयों पे अपनी बात नहीं रखूंगा। रेक्स जी सॉरी, रेक्स जी आशुतोष बोल रहा हूँ। अभी जी आपका आशुतोष। हिंदी वाला आया नहीं प्रेजेंटेशन, आप फिर से रीसेंड कर दीजिए। स्नेहा मैम को भेजा है मैंने, शायद एक बार मैं नहीं फिर से आया भेज देता हूँ। जी 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 कुछ टेक्निकल इशू होता है एनआईसी में, हमें नहीं पहुंचा है, आप इसी से ही मैं कंटिन्यू करिए। आशुतोष सर को, ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य है कहने का है कि समाज की आवश्यकता जब पड़ती है तब हम एक सामाजिक प्रतिसाद की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब जब हमको इस विषय पे बात करने की आवश्यकता महसूस हुई है कि समाज में विभिन्न जो वर्ग होते हैं, जब से सामाजिकरण शुरू हुआ मनुष्य की सभ्यता का, उनमें जितने भी समुदाय आते गए, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पावर बैलेंस, शक्ति का संतुलन। अब यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि किसी विशेष सामाजिक घटक के प्रति हमारी जो भूमिका है, हमारा जो देखने का नजरिया है, वो बार बार शक्ति संतुलन से प्रभावित हुआ है। ये एक ऐसा पक्ष है जो ज्यादातर हमारी चर्चाओं में अछूता रह जाता है, तो इसलिए मैं इस विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब सबसे दूसरा महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, मैम पिछली स्लाइड पे जाइएगा। हाँ नेक्स्ट, हाँ इस पे जो दूसरा हम पार्ट देख पा रहे हैं, ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं अभी। अब हम आते हैं प्रतिसाद, और उसके बाद आते हैं जो हमारे ट्रांसजेंडर का मैकेनिज्म है। तो सृष्टि के आरंभ से, बल्कि अगर हम कहें कि जब से लैंगिकता, ये दो अलग अलग चीजें हैं, सेक्स और जेंडर हमेशा अलग चीजें हैं। जेंडर हम सभ्य होने के बाद समझ पाए हैं, लेकिन सेक्स बहुत ही नेटिव चीजें हैं जो मनुष्य के या किसी भी जीवित प्राणी के साथ शुरू होती है। मैं आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब हमने थर्ड जेंडर के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, तो एक बहुत नैसर्गिक सा प्रश्न हमारे दिमाग में आया कि क्या थर्ड जेंडर पशुओं में भी होता है? क्या इसी प्रकार की विभिन्न लैंगिकता वाली प्रवृत्तियां पशुओं में भी पाई जाती हैं? और हमें आश्चर्य हुआ कि इस पे बहुत पुरानी शोध उपलब्ध है, हमारी बहुत सारी एनजीओ इस पे काम कर रही हैं। तो जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कि सामाजिक रूप से जुड़े हुए ताने बाने का यंत्र या तंत्र जिसको कह लें, और इसको मैं कहां से आपको डिकोड करना चाहूंगा। थर्ड जेंडर के पहले आप बात कीजिए महिलाओं के विषय पे। क्या महिलाएं पुरुषों के द्वारा पितृसत्तात्मक या फिर जिसको हम कहें कि मेल डोमिनेंस का शिकार नहीं होती आई हैं? ये वही वायरस है, वही बीमारी है जो किसी भी सामाजिक रूप से दबे हुए वंचित समुदाय के प्रति भेदभाव को शुरू करता है। तो जब मैं इसकी बात करता हूं सुधार की, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता हूं कि इस मैकेनिज्म में कुछ इंटरकनेक्टिविटी है, आंतरिक ताना बाना है। जो ऐसे लोग इस इंटरकनेक्टिविटी के ताने बाने को क्रॉस कर गए हैं इतिहास में, चाहे वो शिखंडी रहे हो महाभारत काल में, या फिर मध्य भारत के टाइम पे आप देखें मलिक कफूर जैसे जो किन्नर रहे हैं, जो कि शासन और सत्ता का केंद्र भी बने रहे हैं। तो जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस इंटरकनेक्टिविटी को समझ के क्रॉस कर पाता है, समाज ने उसको बिल्कुल स्वीकारा है, बखूबी स्वीकारा है। लेकिन जब हम मुख्य धारा की बात करते हैं, जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी संख्या अधिक है और जो इस इंटरकनेक्टिविटी को ना समझ पाते, ना क्रॉस कर पाते, ना उनको अवसर मिल पाता है, उस स्थिति में सामाजिक भेदभाव का शिकार शुरू हो जाता है, उत्पीड़न शुरू हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं रखूंगा, जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड में, पर्सपेक्टिव, जिसको हम कहते हैं दृष्टिकोण। यहाँ पे मैं दो सिद्धांत रखना चाहूंगा आपके सामने। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फियर फ्रॉम अननोन। समाज जिसको आप मुख्य धारा कहते हैं, वह वास्तव में उपलब्ध रूप से मुखर व्यक्तियों का समूह है जो एक्चुअली नॉन मेन स्ट्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई एक पार्टी 38% वोट्स के साथ जीत आती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मानना पड़ेगा कि 62% वोट्स उसके अगेंस्ट जाते हैं। इसी प्रकार से मुख्य धारा की सोच जैसा जो मिथक हमने क्रिएट कर रखा है, वो मुखर लोगों की सोच का प्रकाशन मात्र है। आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखिए। जो जिन लोगों के पास वॉइस है, वॉइस डेस्क है, संचार तंत्र है, सुने जाने की क्षमता है, दिखे जाने की क्षमता है, उनकी समझ का प्रकाशन मात्र है जिसको आप मुख्य धारा समझते हैं। और ये मुख्य धारा उन लोगों के प्रति इंक्लाइंड होती है जो उनके विषयगत वस्तुओं के लिए उपादेय होते हैं,
the people or the community or the fragments which are useful or beneficial for the then present socially acceptable mainstream, उनको सुना जाता है। इतिहास के साथ ये चीजें बदलती गई हैं। मैं ट्रांसजेंडर पे बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसजेंडर अपने आप में ना तो कोई विशेष समस्या है, ना किसी प्रकार की बीमारी। बीमारी हमारे अंदर है। बीमारी उस तथाकथित मुख्य धारा में, उसकी सोच में है, जो केवल उन लोगों को स्वीकार करना चाहता है जिनसे उसको उस समय लाभ हो रहा। दूसरा सिद्धांत है अज्ञात से भय का सामाजिक सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फियर फ्रॉम अननोन। जब आप किसी वर्ग विशेष को नहीं समझ पाते हैं, आप उसके बारे में, आप समझिए देयर इज अ वैक्यूम, यू सी, यू परसीव एंड दिस अ वैक्यूम। वो वैक्यूम कई कारणों से है। मैं हमेशा यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स मेरी बात सुन रहे हैं, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आपके दिमाग में रंगों की परिभाषा शून्य हो गई है, आप किसी रंग को नहीं जानते हैं, और मैं आपके दिमाग में डालता हूं कि केवल दो रंग है दुनिया में, लाल और नीला, और उसी समय मैं आपके सामने एक भूरे रंग की गेंद रख देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं इस भूरे रंग की गेंद का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ब्राउन बॉल? आई नो दैट इट इज ब्राउन, बट सिंस आई हैव erased all the information related with the color in your mind, that is blue and red only, तो ज्यादातर लोग कहेंगे ये गेंद लाल रंग की है। मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि जब आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक रूप से सरोकारी दृष्टिकोण का, समन्वयकारी दृष्टिकोण का अभाव होता है, तो आप उसमें अज्ञात भय शुरू कर लेते हैं। जैसे बच्चा चुरा ले जाएंगे, जैसे इन्हें भीख मांगने की ही आदत है, जैसे इनके जीवन में केवल सेक्स का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां उस संवाद के गैप को दर्शाती हुई दिखाई देती हैं, और वहां से हमारा दृष्टिकोण खत्म होना या बर्बाद होना शुरू होता है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? बहुत संक्षिप्त में मैं इस पे आऊंगा कि ए टू जे या मेरी जो जर्नी है, या मैं किस अधिकार से आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक व्यक्तिगत यात्रा के बारे में आवश्यकता बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, और जैसा कि शुरुआत में हम सभी चाहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में किसी अभिनव विषय को लेकर कार्य करें, जिससे कि हमारी जान पहचान, पूछ परख थोड़ी बढ़ जाए, तो उसी लोभ और स्वार्थ, मैं कहना चाहूंगा कि साथ हमारी टीम ने ये सब्जेक्ट चुना। हमारे पास और भी विषय थे, पर हमने चुना कि हम थर्ड जेंडर के बीच काम करना शुरू करेंगे। और ये जो यात्रा एक लॉजिकल डिसीजन से शुरू हुई थी, वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन पे खत्म होती है। मैं अपने निजी तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता था कि मैं इनसे क्या बात करूं, मैं इनसे किस तरह से जुड़ाव महसूस करूं, और बात घूम फिर के खत्म होती है समलैंगिकता पे। इसका बहुत एक दूसरा विषय मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब ये बात वहां पे खत्म होती है समलैंगिकता पे, तो हम असहज हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स के प्रति भारतीय मुखर समाज का प्रकाशित अनुभव बड़ा बड़ा सीमित है, बहुत तंग है। ये तो औरतों को जगह नहीं देता, तो थर्ड जेंडर की बात छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यूएनडीपी के साथ काम करते हुए डीओजे के प्रोजेक्ट में एक्सेस टू जस्टिस में एक समझ विकसित हुई, तब एक विचार आया कि क्या इस विकसित समझ का लाभ एक प्रयोग के तौर पे लिया जा सकता है। तो फिर यूएनडीपी से हमको एक प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया, क्यूरेट किया, उम्मीद लाइव, जो एशिया का पहला थर्ड जेंडर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। जनवरी 2012 में 30 दिनों का बिग बॉस नुमा एक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट यूएनडीपी की वेबसाइट और गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फिर अगले कुछ चरण रहे, और बाद में हमने इसको थर्ड जेंडर सेल के नाम पे हमने एक ग्रुप तैयार किया। छत्तीसगढ़ में जो किन्नर कल्याण समिति है, जो पुरोधा या मुखिया माने जाते हैं, वो सभी इसी प्रोजेक्ट में ट्रेनी के तौर पे उन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि उससे पहले भी वो काफी रूप से मुखर थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए जो ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जब एक व्यक्ति के विचार और पीड़ा को आप किसी टूल किट में कन्वर्ट कर देते हैं, आप किसी एसओपी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो स्केलेबल हो जाता है। तो जितनी भी समस्याएं जो अभी हमसे पहले दूसरे वक्ता ने कही, वहां से भी मैं सहमति व्यक्त करता हूं कि आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्किल, राइट टू लाइवलीहुड, पर उससे सबसे पहले जरूरत आती है कि क्या आप खुद को समझ पा रहे हैं। थर्ड जेंडर कम्युनिटी में इसको पढ़े लिखे तौर पे हम कहते हैं ओपन अप होना, पर जब आप ओपन अप होते हैं, आप थर्ड जेंडर के तौर पे जब आप स्वीकारना शुरू करते हैं कि आप अलग हैं, अलग है, लेकिन आप मुख्य धारा की यात्रा की पीड़ा क्यों, वो मुख्य धारा क्यों नहीं है, ये जो प्रश्न है, जब इसका भेद मिट जाएगा तब हम आगे इस पे बात कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। मैं 6 बिंदुओं में
सामाजिक प्रतिसाद और उसकी यात्रा को समझाना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। एंड आई एम यूजिंग दी पोस्टर्स दैट वी क्रिएटेड ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट, एंड दीज पोस्टर्स आर वाइडली सर्कुलेटेड इन ऑल द डोमेन्स। और हम यहाँ पे, अगर आप इसको बाद में बड़ा करके भी देख पाए, तो जो हमारा पहला पोस्टर कहता है, विजन विदाउट कंफ्यूजन। जब आप दृष्टिकोण रखते हैं तो उसमें किसी प्रकार के संशय का स्थान ना हो। आपका दृष्टिकोण दो तरीके का है। एक दृष्टिकोण जो थर्ड जेंडर पर्सपेक्टिव में खड़े हुए व्यक्ति का है, विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट के बाहर है। इस दृष्टिकोण में आपको समावेशन की आवश्यकता है कि मुझे इस व्यक्ति को स्वीकार करना है, मुझे इस व्यक्ति को उस सारी चारित्रिक विशेषताओं के साथ स्वीकार करना है जो इसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड इंक्लूड दैट इंडिविजुअल और सेट ऑफ सच इंडिविजुअल्स विथ ऑल की कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिफाइन हिम और हर। आप अगर आम या नींबू से कहें कि नींबू मैं तुम्हें स्वीकारता हूं, बस अपना खट्टापन दूर कर लो क्योंकि मुझे आम पसंद है, तो ये समावेशन नहीं है। हम ज्यादातर इसके शिकार हैं। वी टॉक अ लॉट अबाउट दिस थिंग बट देयर इज नो क्लियर विजन। नाउ सेकंड, लेट अस टॉक फ्रॉम द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि व्हाई थर्ड जेंडर कम्युनिटी और एलजीबीटीक्यू इज सो मच वोकल अबाउट द सेक्सुअलिटी एज कंपेयर टू मेन एंड वुमेन। उसके दो कारण हैं। मेन सोच सकते हैं कि उनकी सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है एंड women आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गो फॉर दैट, बट थिंक अबाउट थर्ड जेंडर कम्युनिटी, सेक्स एज अ बेसिक ह्यूमन बायोलॉजिकल सोशल नीड। अब दूसरी बात आती है जो हमसे पहले कहा कि बेगरी को बैन किया गया है, पनिश किया जाने की बात हो रही है। इस पे बहुत डिबेट होते हैं, बात आपकी सही है। मैं और इसको विस्तारित करूं तो बिहार में जो लौंडा नाच की परंपरा रही है, वहां पे भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप लौंडा नाच छोड़ दीजिए, मेरे एक ट्रांसजेंडर परिचित हैं जो 70 साल के हैं, वो कहते हैं कि 16-17 साल के लड़के उनको छेड़ते हैं, ही फील्स वेरी हर्ट। एट द सेम टाइम आप सोचिए 70 साल का ट्रांसजेंडर कहता है कि मुझे 17-18 साल के लड़के छेड़ते हैं। यहाँ सेक्स नहीं हो रहा है, यहाँ कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन आप अस्वीकार करके जो उपहास कर रहे हैं, वहां से ये यात्रा शुरू होती है। और जब जाती है किसी एक ऐसे व्यक्ति के बिस्तर पे जो उसको उसकी सेक्सुअलिटी के कारण अप्रिशिएट कर रहा है, वो उसको अपने बेडरूम में लाता है, उसके साथ वो प्रेम करता है, इस प्रेम की आकांक्षा में सामाजिक स्वीकार्यता का जो बीज है, वो इस लैंगिकता को मुखर होने के लिए प्रेरित करता है। तो उसको आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिमांड या डिजायर से कंफ्यूज मत कीजिए। ये सोशल एक्सेप्टेंस का वो बीज है जो शायद केवल उस बिस्तर पे मिलता है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉलिडारिटी, साथ में खड़े होना, जिसे हम कहते हैं विदाउट एनी वीकनेस। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं पर केवल 8 से 8। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं पर केवल जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं जब तुम्हें कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं क्वियर परेड पे, लेकिन मैं किसी डिनर पे तुमको इनवाइट नहीं कर सकता, मैं अपने फ्रेंड सर्कल से तुमको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैंने ये यात्रा वहां पे शुरू करी जब मेरा 4.5 साल का बच्चा, शबनम नाम की किन्नर है, उसकी गोद में खेला करता था, और कुछ लोगों ने कहा कि आप कैसे बच्चों को उनके बीच आने देते हैं। थैंकफुली मेरे परिवार में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, बट इट केम फ्रॉम पीपल हु न्यू मी कि आप बच्चे को कैसे उनके हाथ में दे देते हैं। जब बिना किसी सरोकार, बिना किसी डर, बिना किसी भेदभाव के आप सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने की ताकत रख पाते हैं, विद और विदाउट लॉ, with due respect to all the laws which have been made, with due respect to all the mechanisms which have been created in the state, at the district and other levels, मैं कहता हूं कि केवल उस भाव की समष्टि में जाइए, इंक्लूजन। मुझे आपके साथ खड़ा होना है, तब भी जब कोई आपका अपमान कर रहा है, तब भी जब आपका कोई सम्मान कर रहा है, तब भी जब आप प्रेम की आकांक्षा में पीड़ित होने लगते हैं, और तब भी जब आप अकेलापन महसूस करते हैं। ये सॉलिडारिटी की जरूरत, सामाजिक रिस्पॉन्स, सोशल रिस्पॉन्स की दूसरी कड़ी है। तीसरा स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड मैम। एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, बिना किसी अपवाद के स्वीकार्यता। जब हम कहते हैं, जो मैंने 2 सिद्धांत आपको दिए सामाजिक उपादेयता का, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर लोग हैं, सम ऑफ द पीपल आर वर्किंग एट अ वेरी हाई पोजीशन इन जुडिशरी आल्सो, कोई मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कोई रजवाड़े से जुड़े हुए, इनको तो हम स्वीकार करते हैं, इनको हम टॉक्स में बुलाते हैं, टेड टॉक्स का हिस्सा होते हैं। पर अगर ये वैसे ना हो जो वो हो, अगर वो सामाजिक रूप से आपके लिए उस तरह से उपयोगी ना हो जैसे वो आज हैं, तब क्या हम स्वीकार कर पाएंगे?
तो जब हम स्वीकार्यता की बात करते हैं, इसी सॉलिडारिटी का अगला हिस्सा है कि सामाजिक स्वीकार्यता, आप उन्हें बिना किसी अपवाद के स्वीकार करें। एक बड़ी अजीब बात है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी है। आई थिंक जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, मेरी बात शायद रुदानी जी बोलेंगी, वो इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विद इन कम्युनिटी भी बड़े एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप डेरे का हिस्सा हैं, अगर आप परंपरागत रूप से गुरु चेला परंपरा के हिस्सा हैं, तो हम आपको स्वीकार करेंगे, या इसका उल्टा भी, आप वैसे हैं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे आप? क्योंकि स्वीकार्यता उस सीढ़ी का पहला कदम है जहां पे आप कहते हैं तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, तुम जहां भी हो, तुम जो भी कर सकते हो और जो नहीं कर पा रहे हो, उन सबके साथ और उन सबके बाद मैं तुमको स्वीकार करता हूं। मैं अपने परिवार में स्वीकार करना चाहता हूं, मैं अपने कार्यक्षेत्र में स्वीकार करना चाहता हूं। और अभी पुलिस की सेंसिटाइजेशन की बात आ रही थी, मेरे पास 50 ऐसे केस आते हैं जहां पे पुलिस कहती है कि किन्नर का रेप नहीं हो सकता। हमने खुद ऐसे कई केसेस लड़े हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पे भी जाना पड़ा हमको, क्योंकि उसकी सामाजिक लागत बहुत अधिक होती है ऐसे प्रकरणों की। अगला स्लाइड, चौथा कदम, संवाद, डायलॉग। जो मैंने कहा ना कि जिस चीज से आप डरते हैं उसके बारे में आप किंवदंतियां गढ़ लेते हैं। थर्ड जेंडर आज भी रात के समय पीपल का हिलता हुआ पत्ता है जिससे हमको चुड़ैल लटकी हुई दिख जाती है। आज भी इस विषय को हमने एक फैंसी, या तो बहुत फैंसी बना रखा है या बहुत ट्रिवियली इसको इग्नोर किया हुआ है हमने। हम आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो आदमी भी ट्रांसजेंडर हो सकता है जो फिजिकल, आई मीन दिस अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिवाइड। मुझे कई बार पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं भाई उस स्किनर के तो बच्चे हैं, वो कैसे ट्रांसजेंडर हुआ? सो जो शुरुआत में डेफिनेशन हमारे वक्ता ने दी थी, मैं उस डेफिनेशन पे वापस जाना चाहूंगा कि समाज द्वारा स्थापित और स्वीकार्य पुरुष और स्त्री के जेंडर के बीच में जितने भी शेड्स हैं, यू नो, ऑल दो शेड्स आर पार्ट ऑफ दिस एक्सेप्टेंस। और ये डायलॉग वहां से शुरू होना चाहिए। आप किन्नर हैं, पर किन्नर होने के अलावा भी आप बहुत कुछ हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप कितना पढ़े लिखे हैं? क्या आप खाना बनाना जानते हैं? क्या आप 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं? इन सब के बावजूद प्रॉब्लम क्या आती है कि डायलॉग दो तरफ से रुका हुआ है। हमारा जो थर्ड जेंडर समुदाय है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर इनटू एडवोकेसी, और वो लोग जो कि बहुत मुखर रूप से सामने आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ट्रेन्स में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो सेक्स ट्रेड में है, जब we डायलॉग अपनी तरफ से अपनी पर्सनालिटी के दूसरे शेड्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक इधर से एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। अब ये क्यों होता है, इस पे आते हैं। सामाजिक रूप से, because my topic is social response, and if I put myself into the bracket of transgender, which has been derived of devoid of all family and social connect and support, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रेन में नाच गा लेता हूँ, भीख मांग लेता हूँ, या वेश्यावृत्ति के लिए देह व्यापार में चला जाता हूँ, तो आई एम गेटिंग मीगर बेसिक सस्टेनेंस और सर्वाइवल एश्योर्ड फॉर मी। मेरा जीवन निर्वाह जब तक आप अन्य माध्यमों से सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। ये हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ये हमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के जरिए जाना पड़ेगा। अब आई वुड गो अंडर द डायलॉग टू द पॉइंट व्हिच सर रेज, दैट इज कि कानून से बदलाव आता है या नहीं आता है, डिबेटेबल है, पर कानून हमको वो मंच देता है जिसपे खड़े हम होके हम बदलाव की बात कर सकते हैं। तो बहुत अधिक स्वागत योग्य है ऐसे सारे कानून, ऐसे सभी मंच जहां पे इस विषय पे बात करने, खड़े होके बात करने की हमको आजादी मिलती है। मैं जब ट्रांसजेंडर प्रोग्राम में गया था, पता नहीं रुद्रानी जी को याद होगा कि नहीं, आई थिंक आई वाज कपल ऑफ ओनली 2-3 मेल अमंग ऑल द ट्रांसजेंडर पीपल इन दैट कॉन्क्लेव व्हिच टुक प्लेस इन दिल्ली इन 2012, एंड मेनी पीपल आस्क्ड, आपस में फुसफुसा रहे थे कि ये पुरुष है, ये हमारी बात क्यों समझेगा और कैसे समझेगा। तो बात पुरुष और स्त्री और ट्रांसजेंडर की नहीं है, ये यहाँ पे हम किसी व्यक्ति या समुदाय के हित विशेष की बात नहीं कर रहे। ट्रांसजेंडर्स का उन्मुखीकरण, उनका सबलीकरण हमारे अपने समाज के सबलीकरण और सुधार के लिए आवश्यक है। तो वेदर यू आर नॉट इन द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, बट फॉर योर ओन कम्युनिटी विच यू थिंक इज योर कम्युनिटी, इट इज वेरी मच मेन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूटिलिटी, स्किल्स। हम कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, मेरे राज्य में कौशल का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। राइट टू स्किल एंड लाइवलीहुड इज अ लीगल राइट इन आवर स्टेट। सो पिछले 10 सालों से मैं बहुत सारे थर्ड जेंडर लोगों के साथ कनेक्टेड हूं, बात करता हूं, पर शायद उस तरीके से नहीं बात करता, क्योंकि यहाँ पे मेरी सोच थोड़ी सी डिफर करती है। जब हम स्किल्स की बात करते हैं,
why don't you talk about enterprise? Why don't you talk about third gender led micro enterprises? I was very much happy to see लक्ष्मी त्रिपाठी जी जो किन्नर एक ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशन के साथ शार्क टैंक में आई थी, एंड शी हरसेल्फ इज अ बिग स्टेटमेंट, बट हाउ मेनी त्रिपाठीज वी हैव लाइक हर? अगर काउंट करें तो 100-150 से ज्यादा नहीं होंगे, और मेरे अपने स्टेट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि ओपन है उसकी संख्या लगभग 20,000 से ज्यादा है, which is still not the verified data. It is a large underestimated estimate है ये। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एरियाज व्हिच कैन बी बेटर सूटेड फॉर पीपल फ्रॉम थर्ड जेंडर कम्युनिटी। एंड मैं आपको और एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई वाज इन Bombay last week and I was there for some मुझे कुछ कपड़े लेने थे, नेक्स्ट डे कुछ एक प्रोग्राम था, एंड विथ मी देयर वाज माय फ्रेंड हु इज अ लेडी एंड शी वांटेड टू बाय सम कॉस्मेटिक्स, एंड ये क्लोजिंग टाइम था, 9:30 हो गए थे, दैट शॉप वाज अबाउट टू क्लोज, और उस शॉप में मल्टी ब्रांड्स थे। तो शी वेंट टू स्ट्रेट अवे लैक्मे पे देयर वाज अ लेडी जिन्होंने कुछ बातचीत नहीं की, शी रैप्ड अप कंप्लीटली, एंड माय फ्रेंड हैड मेड अप हर माइंड कि नहीं खरीदना है। सडनली अ पर्सन, अ ट्रांसजेंडर पर्सन जो एक दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने पूरा आधा घंटा दिया, और वहां मेरी फ्रेंड जो केवल एक लिपस्टिक खरीदने गई थी, शी परचेज 5 मोर आर्टिकल्स। सो प्रोफेशन का जेंडराइजेशन की जरूरत नहीं है, आप आर्मी में भी ले सकते हैं, आप पुलिस में भी ले सकते हैं। आई थिंक नाउ वी हैव कांस्टेबल also from transgender community, we have people in securities also, but point is that कि क्या आप स्किल्स से माइक्रो एंटरप्राइज तक का स्केल बना के दे सकते हैं? आप वो वर्डन कम्युनिटी पे मत डालिए कि तुम आओ, तुम सीखो, और उसके बाद वो स्ट्रगल भी तुम करो। जैसे आपने SC ST OBC कम्युनिटी को दिया है ना कि आप बाय रिजर्वेशन और बाय सम स्पेशल आपने एक सीढ़ी प्रोवाइड की है, हमारे थर्ड जेंडर कम्युनिटी को भी एंटरप्राइज में शेयर चाहिए। MSME में डेटा चाहिए कि कितने MSMEs हैं who are employing transgender people, how many MSMEs are actually led by entrepreneurs. With this forum of DOJ, चूंकि मुझे पता है कि हम नालसा के माध्यम से बहुत एक्टिविस्ट हो सकते हैं काफी, तो वाई डोंट हम NRLM या NULM को डायरेक्ट क्यों नहीं करते कि जैसे आपने ट्राइबल एरियाज के लिए 5 लोगों की SHG तस्लीम की है, अप्रूव की है, हम ट्रांसजेंडर की SHGs पे क्यों नहीं बात करते? हम ट्रांसजेंडर के लिए मार्केट अपलिंग की बात क्यों नहीं करते? हम केवल लैंगिक अधिकारों और सामाजिक समरसता तक क्यों सीमित होना चाहते? क्योंकि जब तक स्किल्स, लाइवलीहुड और इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, तब तक सामाजिक प्रतिसाद सुधर नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अंत में मैं बात करूंगा विक्ट्री। विक्ट्री से क्या मतलब है? आप ट्रांसजेंडर्स को सेलिब्रेट करें? नहीं, ये कम्युनिटी सेलिब्रेशन का टॉपिक है ही नहीं, ये कम्युनिटी स्पेशल ट्रीटमेंट का भी टॉपिक नहीं है। आप बस इनको, इनकी विक्ट्री सिर्फ इसमें है कि आप हमें कंफर्टेबली इग्नोर कर सके। जब मैं हम कहता हूं तो मैं ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप मुझे इग्नोर कीजिए ना, जैसे आप एक आदमी को इग्नोर करते हैं, एक औरत को इग्नोर करते हैं, हमें कंफर्टेबली इग्नोर होने दीजिए, क्योंकि वो जो कंफर्ट है वो बराबरी का इग्नोरेंस होगा। और जब आप हमें अटेंशन दीजिए तो हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए, हमारे लुक्स के लिए प्रेफर अटेंशन मत दीजिए, आप उस बात के लिए अटेंशन दीजिए जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं, और हम आपके लिए या कम्युनिटी के लिए या एक दूसरे के लिए जो दे सकते हैं, जो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं सम अप करूंगा विद दिस लास्ट स्लाइड। समझ, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को हमें गाइड करना पड़ेगा। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल लिसनर्स एंड ऑडियंस, हमें वी कैन नॉट लीव दिस फॉर अ एंट्रोपिकल आउटकम। जिस तरह से हम एक आउटपुट की बात करते हैं कि अगर हम 4 साल इस विषय पे काम करेंगे तो हमें चौथे साल ये दिखाई देना चाहिए, हमें उन इंडिकेटर्स को लाना पड़ेगा। जब हम SDGs की बात करते हैं तब हमें उन इंडिकेटर्स को ग्रास रूट लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा, जो शुरू होता है आपके बचपन से। प्री स्कूल काउंसलिंग पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, स्कूल के मास्टर को भी पता होना चाहिए, पार्षद को पता होना चाहिए, थाने के कोतवाल को पता होना चाहिए, जुडिशरी लॉयर्स को पता होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स को पता होना चाहिए। और उसके बाद हम शुरू करते हैं कि डायनेमिक अलाइनमेंट, क्योंकि ये बदलता रहेगा। आपने पिछले साल 4 किन्नरों के साथ अगर कोई काम किया और आपका 5वां किन्नर अनुभव अलग रहता है, तो आपको मानना पड़ेगा एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड दिस अलाइनमेंट हैज टू बी डायनेमिक विद टाइम एंड फ्रेम ऑफ इंडिविजुअलिटी। और नेक्स्ट आता है मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव, तथा कथित मुख्य धारा के दृष्टिकोण में परिवर्तन। और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र के जो इनको समझते हैं या इनमें से खुद, जब इनको आप प्रकाशन का मंच उपलब्ध कराएंगे और ऐसा मंच जो सुना समझा और देखा जाए,
तब आप तथाकथित मेन स्ट्रीम को सुधार पाएंगे। मैं इनके मेन स्ट्रीम में लाने की बात नहीं करता, मैं तो मेन स्ट्रीम को सुधारने की बात करता हूं इनके सहयोग से। और इसका अगला कदम होगा, जो आज हम ऑफ ग्रिड महसूस कर रहे हैं, हम कल ग्रिड का इनपुट बनेंगे अगर आप इन्हें मौका दें और उसके साथ खड़े हो सकें। चुनौतियां बिल्कुल हैं, साधारण और आसान काम नहीं है। घरेलू हिंसा से मुक्ति अधिनियम 2005 में आज की बुनियादी हकीकत है कि 2-2 साल तक आपका संरक्षण अधिकारी के पास छोड़ी गई चिट्ठी संबंधित पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाती। तो आप भूल जाइए कि आप ट्रांसजेंडर पे बहुत रैपिड और क्विक मूवमेंट देख सकते हैं। पर हाँ, चुनौतियों के बावजूद सुधार है और हमारा समाज इस बात का साक्षी है कि हम सुधरे हुए हैं। ये वही समाज है जिसने जाति प्रथा को तोड़ा है, ये वही समाज है जिसने सती प्रथा को तोड़ा है, ये वही समाज है जहां विधवा पुनर्विवाह आज एक आम बात है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज से 10 बाद शायद जिस विचार है वो अप्रासंगिक हो जाए, और बहुत अच्छा होगा कि विषय अप्रासंगिक हो जाए बहुत जल्दी। और लास्ट में हम आते हैं कंफर्मेशन बायस। किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय के प्रति हमारी मन में मानी गई विचारधारा, जिसका कारण वो वैक्यूम भी हो सकता है, वो निर्वात भी हो सकता है, उसी दिशा में हम साक्ष्य और तथ्य ढूंढना शुरू करते हैं। आप गूगल के एल्गोरिथम से समझ लीजिए, अगर यूट्यूब पे आपने लगातार 5 दिन पनीर की रेसिपी सर्च की तो अगले 10 दिन तक वो आपको पनीर की रेसिपी ही दिखाएगा। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपने किसी समुदाय विशेष के प्रति एक प्रकार की विचारधारा विकसित कर ली तो बार बार आपको उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देगी और आप कहेंगे देखो मैं सही कहता था। तो अपने खुद के बायस से मुक्त होकर हमको इसमें देखना है। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। With this, I rest my, I would say, my observation and understanding on this wonderful topic. I thank a lot to Ashutosh Ji and Department of Justice and all the people who are listening to me. I hope that I was able to ignite a different type of understanding on this topic. Thanks a lot. बहुत धन्यवाद रेक्स जी, आपने सारी चीज़ों को बहुत सलज ढंग से हमारे सामने रखा। अब मैं इस वेबिनार की अगली वक्ता सुश्री रुद्रानी छेत्री, जो कि परियोजना निदेशक मित्र ट्रस्ट गरिमा गृह नई दिल्ली से हैं। गरिमा गृह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा समर्थित है और हाल ही में पिछले महीने रुद्रानी जी को NDTV की बी रिमेंबर्ड फॉर गुड श्रेणी और 100 पाइपर्स ग्लासवेयर टू लेजेंड फ्यूचर ऑफ यंग इंडिया का विजेता भी घोषित किया गया है। आप अपना शेयर करें एक्सपीरियंस हमारे साथ। सभी को नमस्कार। आपके परमिशन से चेयर और को चेयर मैं आज का विषय पे बात करना शुरू करती हूँ। इससे पहले मेरे साथियों ने बहुत बेहतर तरीके से वो सारी बातें बोलने की कोशिश करी और आवाज़ दी जो मैं बोलना चाहती थी, जो मेरे प्रेजेंटेशन के एंड पे है। अगर प्रेजेंटेशन लग पाए आपके पास है तो मेरा आज का प्रेजेंटेशन हमारे गरिमा गृह के बारे में है, जो कि ये नई दिल्ली का गरिमा गृह है। इसके अलावा भारत में अलग अलग राज्यों में और भी गरिमा गृह चल रहे हैं, जो कि 11 हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस यही है। द मेन एम ऑफ गरिमा गृह इज टू प्रोवाइड शेल्टर टू ट्रांसजेंडर पर्सन विद बेसिक एमिनिटीज लाइक फूड, मेडिकल केयर, recreational facility. Beside Garima Greh provide support for the capacity building skill development of transgender person. इसके ये विस्तार में भी है जो नेक्स्ट स्लाइड में है कि वहाँ पे हम बच्चों को एक सुरक्षित, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति आते हैं, हम उनको सुरक्षित जगह दे पाएँ, उनको उनके खाने पीने का ध्यान रख पाएँ, उनकी बहुत सारी नीड्स हैं जो वो करना चाहते हैं और जिस तरीके से वो आए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको उन चीज़ों में मदद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमारा दिल्ली का गरिमा गृह कुछ ऐसा लगता है जो हमने 4 अप्रैल 2021 को शुरू किया था। तब हालांकि कोविड चल रहा था और हमारा पहला एक रेजिडेंट जो आई थी वो जम्मू कश्मीर से थी और हालांकि डिफ़िकल्ट था, पर हमने ये कोशिश करके तब शुरुआत करी। अभी गरिमा गृह 3565 स्क्वायर फीट के एरिया में है, जो कि 3 फ्लोर्स में बटा हुआ है, जहाँ पे रिक्रिएशनल रूम है, डॉर्मेट्री फॉर ट्रांस वुमेन है, डॉर्मेट्री फॉर ट्रांस मेन है, किचन और बाकी सारी ऐसी जगह वहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड।
उसके अलावा हर फ्लोर में एक बड़े स्पेस के साथ एक छोटा स्पेस है जहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन रूम बनाया है, जहाँ पे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट, सारा आपका मॉनिटरिंग, सारी चीज़ें होती हैं। एक स्टोर रूम है जो जर्नल आइटम्स के लिए है, कपड़े बच्चों के लिए, मतलब जो ट्रांसजेंडर लोग आते हैं वहाँ पे, और स्टोर रूम है फूड आइटम्स के लिए। और हमने ये बहुत ऐसी जगह पे बनाने की कोशिश करी है जहाँ से पुलिस स्टेशन पास हो, हॉस्पिटल पास हो, या आप अगर पढ़ना चाहे किसी और जगह जाके वहाँ पे रहते हुए तो आपके लिए ट्रैवल करना आसान हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी 500 मीटर के अंदर अंदर आती हैं। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हमारा दाबड़ी मेट्रो स्टेशन है। नेक्स्ट साइड प्लीज़। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर गाइडलाइन हैं जो हमने रखे हुए हैं डॉमेट्री के और आपके ट्रेनिंग सेंटर्स के। उसके बाद हम लोग कुछ फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह करते रहते हैं। बाकी हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। खाने का प्रबंध कुछ ऐसा है कि हम 3 टाइम का खाना उनको देते हैं, 2 टाइम की चाय देते हैं, और ओकेशनली अगर कोई मेहरबान हो गया तो कभी वो मीठा भी खा लेते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं और बहुत चीज़ खा लेते हैं, क्योंकि जो बजट है वो मुझे नहीं लगता कि किसी को आप अच्छा खाना खिला सकते हैं। और गरिमा गृह की सिक्योरिटी की जो बात है, हमें लगता है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांस व्यक्ति, मेरे भाई बहन, जो अपने घरों से भाग के आते हैं और उनके माता पिता उनको ढूंढ रहे होते हैं, उन पे झूठा आरोप लगा के, उन पे झूठा केस लगा के। तो हमें सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है, जिस पे हमने 3 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं जो 24 मतलब हमेशा रहते हैं 24 घंटे। 4 सीसीटीवी कैमरा हैं, वो ऐसे प्लेस्ड किए गए हैं कि आपका पता लगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रेजिडेंट जो वहाँ पे रह रहे हैं, हालांकि सब 18 साल से बड़े हैं, पर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने मूवमेंट का टाइम दोपहर में जब उजाला होता है दिन में 10 से 6 बजे के बीच रखें, ताकि एटलीस्ट हम आपकी सेफ्टी के बारे में कुछ और भी कर सकें इस दौरान पे। विजिटिंग आवर्स हमने पेरेंट्स के लिए या दोस्तों के लिए जो एक बार चाहते हैं, जब चले जाते हैं तो एक बार देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स के मन में ये होता है कि ये तो अब भीख मांगेगा या अपना बदन बेचेगा। और हमारे ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुए जहाँ पे माँ बाप ने आके देखा उसका बच्चा कंप्यूटर में बैठा है तो उनको बड़ी खुशी हुई। पर सारे केसेस ऐसे नहीं रहे हमारे साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ। मैं इस प्रोग्राम मैनेजर की डायरेक्टर हूँ। मेरी साथी बेला जो ट्रांस वुमेन है, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम मैनेजर। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ हमारी टीम बाकी है, जिसमें एक काउंसलर है, ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर है, अकाउंटेंट, मल्टीटास्क वर्कर, एक कुक, 3 सिक्योरिटी गार्ड और एक जो हेल्प करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये थोड़ा सा हम अपना बेनिफिशरी का स्टेटस बताना चाहते हैं। जब हमने शुरू किया तो 2021-22 में 15 ट्रांसमैन हमारे पास आए और 34 ट्रांस वुमेन आई, और इस साल अभी तक 22 ट्रांसमैन और 24 ट्रांस वुमेन हैं। पर मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती मेरे को ये लगी कि व्हेन यू स्पीक ऑफ जब आप ट्रांसजेंडर की बात करते हैं और किसी भी व्यक्ति से बाहर पूछेंगे कि आपको कौन है ट्रांसजेंडर, आधों को समझ नहीं आएगा। फिर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो उनके सामने एक इमेज आती है, एक व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहा है या एक रात को 10 बजे देह व्यापार कर रहा है, वो ट्रांसजेंडर है। बट अभी तक लोगों को ट्रांस मैस्कुलिन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक वो बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका मुझे लगता है ये गरिमा गृह बनने के बाद उन लोगों को एक सबसे बड़ी उम्मीद हुई है, क्योंकि ये हकीकत है आज के दिन में भी हम एक पितृसत्ता में जीते हैं, जहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सेक्स रिकॉर्ड किया जाता है, असाइन किया जाता है विदाउट एनी जेंडर की समझ के। और जब वो एक ऐसा बच्चा जो पैदा तो फीमेल जेनिटेलिया के साथ हुई और ऐसे रिकॉर्ड किया, तो जब वो बढ़ रहे होते हैं तो माँ बाप स्पेशली घर के आदमी या बाकी लोग बोलते हैं ये तो मेरा छोरी नहीं छोरा है। जैसे होता है ना, आज भी विदेश से मतलब कोई ओलंपिक में कोई फीमेल एथलीट कोई अवार्ड ले आए तो बहुत लोग लिख देते हैं तो छोरी नहीं। द कंपैरिजन इज दैट। तो वो बच्चा जब तक 16-17 साल तक का है तब तक तो ठीक है, पर जब उस ट्रांसमैन ने ये एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि मैं ट्रांसमैन हूँ और दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई, दिस इज व्हाट माय जेंडर इज, उस दिन उसको उसकी माँ को ताने और वो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। हमने यहाँ तक देखा कि मोस्ट ट्रांसमैन गेट सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स with the idea that we'll
हम आपको बता देंगे कि औरत होना क्या होता है। तो मुझे लगता है इससे कठिन परिस्थिति किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि एज अ ट्रांस वुमेन जब हमने घर छोड़ा या हमें निकाला गया तो हमारे माता पिता, हमारी बहनों के माता पिता ऐसे थे, लड़का ही तो है, जाएगा तो जाएगा, कुछ भी कर लेगा। But somebody who's born with, this organ where all the people from society believe कि हम इसको कंट्रोल करके ही रखेंगे, ये औरत नहीं बन रही तो इसको कैसे औरत बनाना है उसका हमें तरीका मालूम है। तो मुझे लगता है ये गरिमा गृह बनने के बाद जो मेरे को सबसे बड़ी राहत मिली है उन ट्रांस मैन के लिए जिनके पास कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं था, कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं था, जो हमारे ट्रांस वुमेन के लिए एक मैट्रियार्की स्ट्रक्चर हमारे एशिया में या इंडियन कंट्री में है। तो इसके अलावा इसके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कुछ चीज़ें जो हम करते हैं, हम बहुत कुछ नहीं डाल पाए क्योंकि समय मुझे पता था कम है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अभी मेरे पिछले साथी रेक्स भी बता रहे थे कि क्यों नहीं वो अपना अलग से काम करना शुरू कर सकते। तो हम इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ें करें जो कम्युनिटी चाहते हैं, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि बहुत सालों तक जो अपने आप को विकसित समाज का समझता था और दूसरों को थोड़ी निचले दर्जे से देखता था, वो उनके लिए कार्यक्रम बना के दे देता था, ये हमने बना दिया, ये कर लो। उसमें कभी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, कम्युनिटी की ज़रूरतें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो सब नहीं रही। तो हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी क्या चाहती है हम वो करें। जब हमने ये शुरू किया था तो मुझे भी यही आइडिया था कि रहेंगे थोड़े दिन, ये सीखेंगे वो, पर मुझे अब जब आते हैं तो ऐसे जो कोई मतलब इतनी सी हाइट होगी उस ट्रांसमैन की, बोलता मुझे एसी मैकेनिक का काम करना है। मैं उसको बोली तो उतारेगा कैसे भाई, तेरे तो हाइट ही नहीं। बट द आइडिया इज दे ऑल वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। इट्स नॉट कि ट्रांस वुमेन है तो वो ब्यूटिशियन ही बनेगी, ट्रांस वुमेन है तो वो डिजाइनर ही बनेगी, मतलब जॉब अब ऐसे रहा नहीं। हमारे ट्रांस वुमेन अभी एक डॉक्टर हैं, मतलब बहुत अलग अलग फील्ड में चले गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ये विभिन्न संस्थाओं के साथ करते हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ी सी सक्सेस एंड अचीवमेंट है, और सबसे अच्छी बात है जो हमें उम्मीद नहीं थी, हमने 2021-22 में 44 ट्रांस व्यक्ति जो हमारे पास आके रहे हैं, लोग वो किसी जॉब में लगे हैं, वो फ्लिपकार्ट रहे हैं, अमेजोन रहे हैं। कुछ 2 बच्चे अपने हायर स्टडी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गए हैं। तो अलग अलग अचीवमेंट हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रही, कुछ अभी तक चल रही हैं, क्योंकि वर्क स्पेसेस अभी भी इंक्लूसिव नहीं बने हैं। तो अभी तक का 22-23 का कुछ 20 लोग हैं जो एम्प्लॉयड हो गए हैं। और हम इसको मॉनिटर और कैसे करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हमारे पास एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है जो कि हमारे एरिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके अंदर होता है। तो हमने अपनी पहली पीएमसी 29 सितंबर 2021 को करी है, जिसमें चेयर हमारी डीएम मैम करते हैं, को चेयर मैं हूँ, और बाकी हमारी टीम है कम्युनिटी से, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, अदर एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव भी है। एंड वी डू हैव अदर और भी तरीके हैं जिसमें हम अपना चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स, अटेंडेंस, अकाउंट्स, रजिस्टर, फोटो डॉक्यूमेंट, क्वार्टरली रिपोर्ट, 6 मंथली रिपोर्ट, एंड ऑल दिस, and supervision from NISD and MOSG. Next slide. This somehow is important for me because मुझे लगता है जब हम काम करना चाहते हैं और उस काम में हमारा पूरा सहयोग नहीं है, और हमें लगता है कि हमने शुरुआत तो कर दी, नाउ वी शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड इट शुड रन बाय देयर ओन। तो ये दिक्कत है। जब हमने 2021 में ये शुरुआत करी थी अप्रैल में, जैसे हमें कहा गया था कि 40 और 20% के हिसाब से हमारे उसको साल का पैसा आएगा, तो उस साल का सिर्फ 80% पैसा आया हमारे पास। उसके बाद हमें कोई फंड नहीं मिला, और अभी तक हमने वो गरिमा गृह हम चला रहे हैं, हालांकि इस साल हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। So it is a very difficult situation for us. If let's imagine अब कॉप पुलिस आ जाता है इस समय पे, बोलता है कि दिखाओ सरकारी कागज, तुम्हारा क्या कॉन्ट्रैक्ट है, आप तो लीगल कर रहे हो, आपने तो अपनी मर्जी से खोल रखा है। तो अगर कानून की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, इफ आई डोंट हैव डॉक्यूमेंट, मे बी मेरे को वो डाल सकते हैं अंदर, बोलेंगे आपने किस हक से रख रखा है, इन्होंने आपने तो सरकार का नाम लगा रखा है, आपके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। तो उसी को मैं थोड़ा बढ़ाते हुए बोल रही हूँ, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब हम एक पूरे वर्ग को, एक बड़े ढांचे को जहाँ पे एजुकेट करने की बात कर रहे हैं,
पर दुखद बात है कि जो लोग जो स्टेक होल्डर्स या डायरेक्ट जिनसे हमें काम पड़ता है, चाहे वो कानून हो, चाहे कानून व्यवस्था को ठीक से संजोए रखने वाले लोग हों, किसी को कुछ ज्ञान नहीं है अभी भी। इफ मैं आज के दिन में अगर पुलिस स्टेशन जाऊं तो मुझे पता है कि वो अगर मैंने ये 3 कपड़े पहने हैं तो मुझसे वो बोलेगा हाँ भाई क्या काम है, क्या करने आया है, वो ऐसे ही बोलेगा। और कोई गे पर्सन विथ लिटिल बिट ऑफ फेमिनिटी विल गो देयर एंड बिलीव्स ही इज अ मेल, उसको बोलेंगे हाँ कहाँ से आ रही है, क्या तेरा दिक्कत है। सो यू गेट दैट, दिस इज नॉट बिकॉज यू वांट टू, यू दिस इज हाउ आप इस तरह एड्रेस करना चाहते हैं, पर उसमें एक ताना है। गे पर्सन को आपने बोल दिया कहाँ से आ रही है, आपने उसके जो भी उसका मैस्कुलिन ट्रीट है आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, और ट्रांस को आप ऐसे डेरोग्रेट कर रहे हो। ट्रांस फीमेल को, ट्रांस मैन का तो उनको पता ही नहीं अभी तक। जितने भी ट्रांस मैन के केसेस अभी तक हमने डील किए पुलिस के साथ, वो उनको उनके डेड नेम से बुलाते हैं उनके पेरेंट्स के सामने, और वो सारी चीजें बोलते हैं जो कि किसी भी महिला को या किसी भी ट्रांस मैन को नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली उस ट्रांस मैन को जो अपने आप को कहीं भी महिला नहीं मानती, और मतलब शेम करते हैं तो ये क्या कर रही है, कुछ क्या, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कहना और बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वक्त। और उसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगती है, हम उसको मैनेज किसी तरह करें। जैसे ह्यूमन रिसोर्स है फॉर एग्जांपल, एक बेचारा कुक है जिसको 3-4 टाइम का खाना वाना बनाना पड़ता है और 7 दिन बनाना पड़ता है 24 घंटे, उसको बीमार होने का हक भी नहीं है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं, बेसिक मानव अधिकारों की बात करते हैं, और मैं बोलती हूँ मैं एक मानव अधिकार संगठन हूँ, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वायलेशन तो मैं ही कर रही हूँ। छुट्टी भी नहीं दे रही इसको मैं। आपने कैसे बनाया, आपने ये गाइडलाइन कैसे बनाई, स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया मिनिस्ट्री ने कि आप यू डोंट इवन रियलाइज आपने फंडामेंटल बेसिक लोगों के अधिकार छीन लिए हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ड्यूरेशन जैसे है, किसी कोई ट्रांस व्यक्ति आता है, एक आप बताइए एक ट्रांस मैन जो सेक्सुअल अब्यूज होता था रोज अपने भाई से और कजन से, वो आज आया है, स्कूल कभी नहीं गया जा पाया। अब 1 साल में मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इट्स लाइक ना कहावत की, आप बहुत बेकार कहावत इस पे लगेगी एग्जाम्पल कि गधों को घोड़ा बना दो। आई एम नॉट डिग्रेडिंग गधास, बट इट्स लाइक यू वांट टू डू एज अ मैजिक इन 1 ईयर, जहाँ पे किसी भी सिस बच्चे को नर्सरी, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कॉलेज, देन एडिशनल समथिंग टेक्निकल दिस पर्सन लर्न्स, देन उसके बाद भी उसके लिए चैलेंज है एक प्रॉपर जॉब के लिए। एंड हमारे केस में 1 साल में जादू होने वाला है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरा, शॉर्ट स्टे नहीं है किसी के लिए। क्राइसिस हमारी कम्युनिटी में इतने क्राइसिस है, कभी आपका इंटीमेट पार्टनर मारता है, कभी माँ बाप मार देते हैं, कभी भाई मारता है, कभी गुरु मारती है, कम्युनिटी में भी दिक्कत है, और कहीं नहीं जा सकते। पुलिस स्टेशन में उनकी सुनेंगे नहीं, होटल में उनको रहने के लिए जगह नहीं देंगे, पैसा भी होगा तो जाए कहाँ वो सड़कों में रहे जहाँ पे उनके साथ और ज़्यादा दिक्कत हो। 18 साल 80 साल से ऊपर वाले ट्रांसजेंडर के लिए गृह में कोई जगह नहीं है, अगर हो भी तो 80 साल से ज़्यादा व्यक्ति को और असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसे मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उसको पूरा ऐसा ढांचा चाहिए जहाँ पे उसकी उम्र के हिसाब से उसका ख्याल रखा जा सके। हमारी कम्युनिटी में कहाँ दिखते हैं आपको बूढ़े लोग? कहीं नहीं दिखेंगे। कहाँ है वो? ऐसा तो नहीं है कि बूढ़े लोग नहीं हैं, ट्रांस वुमेन हैं, पर हम नहीं देखना चाहते। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हमने कान बंद कर लिया कि जो यंग वन है, जो दिखते हैं, जिनके पोस्टर्स अच्छे बन जाएंगे, हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो नहीं ले पाई, बहुत इम्पोर्टेंट है सारी गरिमा गृह के लिए कि उन शहरों के हो सके तो सारे पुलिस वालों को और इन डिपार्टमेंट्स को ट्रांस राइट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे डायरेक्शंस होने चाहिए जहाँ पे उनको बोला जाए कि आप प्लीज़ 5 बजे के बाद तो मत जाओ। आप जाओ तो कोई डॉक्यूमेंट लेके जाओ, कोई पेपर लेके जाओ, कोई आपका रिकॉर्ड रिपोर्ट कुछ तो होगा। दूसरा, आप जाते हो तो कम से कम एक फीमेल लेडी पुलिस तो लेके जाओ आप। हमारे पास ऐसी हादसे हुए हैं जहाँ पे हमारे लिए कहना मुश्किल है कि उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया, किस तरीके से डरा धमका के वो घुसे हैं। वो हमें इतना ऐसे तक डरा धमकाते हैं, हम तो तुम्हारे पे ये इल्जाम लगा देंगे तुम यहाँ पे धंधा करवाते हो, तुम ये तो सी वी आर इन अ पोजीशन, वी हैव बीन सीन एज बॉर्न क्रिमिनल्स।
आई नो इफ आई गेट इन अ प्रॉब्लम, मैं कहीं मुसीबत में कल पड़ जाती हूँ तो सारी नजरें मेरी तरफ पहले डाउट करेगी, बाद में पूछेगी रुद्रानी अब बता क्या हुआ. Police are already sensitized about this issue. They know that, but they pretend that they have no idea, nothing about that trans issue. उनको पता होता है. पर मुझे लगता है इस पे एक्शन होने भी जरूरी है कि, और कभी कभी कानून के हाथ में मतलब इस तरीके होते हैं कि वो ऐसी चीजें घुमा देते हैं कि अभी एंड में आके हम ही लोग उसमें थोड़े बुरे लगने लगे हैं. तो ऐसी कुछ चीजें. दूसरा, अगर आप आते हैं गरिमा गृह तो आप कम से कम सीसीटीवी के सामने जो लगे वहां बात करें. आप अकेले में, आप क्या पता अकेले में क्या बात करते हो, आप मारते हो, धमकाते हो, कुछ और चीजें करते हो. तो ये चीजें हैं. और इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड, धन्यवाद के साथ. ये मेरा थोड़ा सा, मेरा टोन थोड़ा ऊपर नीचे गया होगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गरिमा गृह का प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट की तरह नहीं है जहाँ पे आप सुबह आते हैं 10 बजे, शाम को 6 बजे चले जाते हैं और आपके दिन में प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ होती है. ये 24 घंटे चलता है. यहाँ पे 24 घंटे मुझे बिजली चाहिए, यहाँ पे 24 घंटे मुझे खाना चाहिए, मुझे जहाँ 24 घंटे मुझे सिलेंडर चाहिए कि वो खाना बना के खा सकें, मुझे इस जगह पे 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए. कौन सा व्यक्ति आज के दिन में 1 साल से ऊपर हो गया बिना तनख्वाह के काम करेगा, वो भी मिनिमम वेजेस में? आप कैसे उम्मीद करते हो गरिमा गृह चलेंगे ऐसे? और मैं आपको ये चैलेंज कर देती हूँ कि अगर ये हमें कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ये किसी एनजीओ को दिया होता तो ये अभी तक उसको वापस कर चुके होते. कोई इसको नहीं चलाता. तो इसी के साथ धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ APSLSA में ट्रांसजेंडर के साथी जुड़े हुए हैं. अगर किसी को कुछ अपनी बात रखनी है या कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. थैंक यू मैडम. APSLSA के साथी जी. I think we had a question. हमने उसे WhatsApp कर दिया था. आपका वॉइस इको हो रहा है. Yes madam. मैं कह रहा था कि the question we have WhatsApp one आप ओके वहाँ पर महिमा मैडम जी. तो सवाल आया है. person who had raised the question had to leave. So if you can kindly address it from your end and take it up. Okay, we are doing that. Changing gender status in legal document, that is Aadhaar, passport, etc., is a challenge in government offices. These documents in turn are important for us to register as transgender person officially. What are my possible options? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? मतलब बहुत सारी चीज़ें उस पर ऐड करनी थी. जैसे ये अभी भी एक चैलेंज है कि ट्रांसजेंडर का जो सर्टिफिकेट है वो मिलने में बहुत तकलीफ है. मैंने 3 बार अप्लाई किया है, मुझे अभी तक नहीं मिला. मैं बाकियों की समझ सकती हूँ जिनको इंटरनेट भी इस्तेमाल करना नहीं आता होगा शायद, जो पोर्टल में जाके अपने डॉक्यूमेंट नहीं भर सकते. Nodal officer is district magistrate. Okay. Even at that level, if that is the issue, the nodal officer to issue this certificate is district magistrate. And most of the time they are not aware. They're not aware of transgender rights and they're not aware, or they have a very वो और तरीका क्या, जैसे किसी ने अप्लाई किया मेरे एरिया फॉर एग्जांपल XYZ एरिया में, तो वहां से वो एक व्यक्ति भेजते हैं विद उसके प्रेफर्ड नेम के साथ उसकी फैमिली में पूछते हुए कि वो व्यक्ति है या नहीं है. तो घर वाले कभी नहीं बोलेंगे इस बात को कि मेरे घर में एक ट्रांस व्यक्ति है और उसने आपके लिए आईडी के लिए मांगा है तो आप दे दो, क्योंकि द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड वो आपका जो लीगल स्टेटस है उस समय फैमिली जहाँ आपका आधार है ये है वो सब देना पड़ता है, और वो सारी चेंज करने के लिए तो पहला स्टेप ही अब TG कार्ड है. तो इट इज अ प्रॉब्लम. थैंक यू. स्कूल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो घर से भाग कर आते हैं, मोस्टली घर छोड़कर आते हैं, तो ये सब चीज़ वो कैरी करके कई बार नहीं लाते एंड दे डोंट वांट टू गो बैक टू देयर होम. ट्रांसमैन के केसेस में तो उनके पुराने डॉक्यूमेंट जला दिए होते तो कि श्योर करके कि आप तो भाग ही नहीं सकते आप.
तो अब हम ऐसा करते हैं कि उनके फ़ोन पे भी कुछ पड़ा हो ना, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपके पास कुछ तो है, क्योंकि ये चैलेंज है हमारे लिए। और हेल्थ स्कीम का भी कुछ ऐसी ही है कि आयुष्मान भारत टीजी का लॉन्च हुआ था, पर अभी तक उस पर कोई सुविधा ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। दूसरी बात, जब तक आपका टीजी कार्ड हो तो ना आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के लिए आप वो नहीं कर सकते। उनके पास आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का, बट उनको पता नहीं कि कौन से स्पेसिफिक हॉस्पिटल में जाए वो उस कार्ड को लेकर। और जो ये सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी में इवन दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। नो, ये है ना, ही नहीं अब तो साइकियाट्रिस्ट का वो हाँ नहीं, बट अगर लेजिस्लेशन में जाते हैं, नहीं लेजिस्लेशन में, सो लाइक फॉर एग्जांपल वन इज कमिंग, यू शुड इशू इट, बट बाकी इसमें फिर वो सब कर देते हैं। एक और इशू है, जैसे ये ऑनलाइन पोर्टल इसलिए स्टार्ट किया था कि ट्रांसजेंडर लोगों को इशू ना आए अपना आइडेंटिटी पाने में, बट होता ये कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से फ़ोन आते हैं उनके पास कि आप यहाँ आओ, मिलो और अपने सारे हार्ड कॉपीज़ जमा कराओ, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको मिलेगा आइडेंटिटी कार्ड। तो जो पोर्टल का जो डेफिनेशन था जिस वजह से लॉन्च हुआ था वो रहा नहीं वैसा उस हिसाब से, तो वो सबको मतलब बुलाते हैं फिजिकली, उसके बाद ही वो देते हैं लोगों को। वरना बहुत सारी मैं ऑफिसेस गई हूँ बाकायदा, मैंने देखा है कि इतनी इतनी दर्जनों की फाइलें पड़ी हुई है ट्रांसजेंडर लोगों की, जिनको पता भी नहीं कि हाँ उनका सर्टिफिकेट आ गया है या उन्हें लेना है या उन्हें मिले या ना मिले। पर वही है कि आपको एक बार फिर भी जाना ही पड़ेगा। देयर इज, अगर बात ये सर्टिफिकेट इशू भी होता है, इफ दे रिवर्स देयर जेंडर तो दे आर एंटाइटल्ड टू गेट दैट रिवर्स सर्टिफिकेट एज वेल। लेजिस्लेशन में वो भी है। So it is not just legal, but it has gone to that human level, the legislation. But How much it is happening on that now? थैंक यू। इस वेबिनार का आयोजन श्री नीरज कुमार गयागी जी, संयुक्त सचिव न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में किया जा रहा है। अब मैं उन्हें उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं सबसे पहले तो सचिव न्याय विभाग की तरफ से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि सचिव महोदय को लास्ट मिनट में कुछ बहुत ही अर्जेंट काम आ गया जिसके चलते वो उपस्थित नहीं हो सके। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने व्यक्तिगत बहुत अभिरुचि ली है और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया है, और अमूमन वो हर वेबिनार में होते हैं, चूँकि उनसे वो सब लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है, तो उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है। बहरहाल आज वो निर्णय नहीं है, तो उनके जगह पे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी तरफ से जो बात रखी जा सके अपनी तरफ से मैं रखूं। जब मेरी टीम ने ये विषय सुझाया था तो मैं पूरी ऑनेस्टी से बोलूँगा कि मैं सहज नहीं था, लेकिन इसके पहले भी चूँकि हम लोगों ने ऐसे ऐसे टॉपिक लिए थे और वो थे, तो इसको एज ए चैलेंज हमने लिया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जो मैंने सुना और जो आज मुझे जो ये जानने का मौका मिला है, इवन बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता नहीं थी। सबको सब चीज़ पता नहीं भी होता है, ये मैं मान के चलिए। इसके पहले कि मैं विषय के ऊपर में आऊँ, एक महत्वपूर्ण घटना के ऊपर मैं आप सबका अटेंशन चाहूँगा। अभी एक दिन पहले राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, जो पहली बार हुआ, विमेन आईपीएल मेल का चल रहा है 2010 से। पुरुष पेशेवर खिलाड़ी हर समय मार्च अप्रैल में करते थे और बहुत मशहूर हुआ वो खेल से ज़्यादा सट्टेबाजी के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए एक पूरी इकॉनमी है आईपीएल की। तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि फीमेल क्रिकेट प्लेयर का भी आईपीएल होगा, तो वो हुआ। मैं अपने बेटे को पढ़ाता था 10th वाले एग्ज़ाम के समय में, तो उस समय मुझे पता चला कि फ्रेंच वुमेन पहली बार अपने वोटिंग राइट के लिए स्ट्रगल किए, और मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि विश्व में 1918 में पहली बार एक फीमेल को वोट देने का अधिकार मिला। तो मेरा यकीन कीजिए, रेक्स जी ने जितनी बातें कही, उन्होंने बहुत सहज ढंग से बहुत सारी बातें कह दी, और हमारे पास वो सारा सामान मौजूद है जो एक आंदोलन का रूप ले सकता है, और उसका बीजोरोपण ऑलरेडी हो चुका है।
ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके ऊपर में अभी तक कोई कायदा नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था। जब भी उसकी शुरुआत हुई 2019 और 2020 में कम से कम इस विषय के ऊपर में हमारे पास एक कानून तो है। रही बात कि ट्रांसजेंडर के साथ क्या बर्ताव होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक नॉर्मल आदमी के साथ इस समाज में क्या व्यवहार होता है। मेरी समझ से यहां वर्ग के ऊपर में व्यवहार नहीं होता है। रेक्स जी ने बहुत अच्छा कहा कि एक मुख्य धारा के लोग जो हैं, मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा एक मुखर लोगों का प्रकाशन माध्यम है। हैव और हैव नॉट इज व्हाट मैटर्स। ट्रांसजेंडर जो है वो रुद्रानी जी भी हैं, और ट्रांसजेंडर आप थोड़ा सा आगे चले जाइए, आपको चौराहे पे भी मिल जाएगा। एक बंदा इनसे बात कर ले और एक बंदा उनसे बात कर ले, दोनों के अप्रोच में बहुत फर्क होगा। अंजलि जी के जगह पे जो साथी आई हैं, जिस टाइप से उन्होंने अपनी बात रखी और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपनी बात कही, मुझे ये लगता है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और स्ट्रगल हर तरीके का होता है। हम सभी अपने अपने जगह पे, अपने अपने समाज पे अलग अलग रूढ़ियों से, अलग अलग इकोनॉमिक चीज़ों से लड़ करके आज हम जहां तक हैं वहां तक पहुंच पाए हैं। ट्रांसजेंडर के केस में ये लड़ाई कुछ ज़्यादा क्लिष्ट है, ज़्यादा दिक्कत भरा है। गरिमा गृह के बारे में जब रुद्रानी जी बता रही थी, 2021 से शुरुआत कर करके जो जो व्यावहारिक चीज़ें बता रही थी, जब वो सिलेंडर के बारे में बता रही थी, जब एक कुक के राइट के बारे में बता रही थी, तो लोग को लग रहा होगा कि वो क्यों ये बात बता रही हैं। लेकिन जो उस टाइप का संस्था चला रहा है, जो जिनके पास ऐसे लोग हैं, जब एक डेली आजीविका का हम सभी अपने अपने हाउस होल्ड में, हमारे यहाँ एक टाइम मेड नहीं आती है, तो हम लोग सारा का सारा घर असहज हो जाता है। तो आप सोच के देखिए कि उस जगह पे जब कोई इस टाइप का हो और इस चीज़ से है। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी है इस बात को जान करके कि गरिमा गृह जैसी संस्था हैं और दिल्ली में हैं और 11 और हैं। शुरुआत तो हुई है कम से कम। और मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, चूँकि रक्स जी ने कहा कि इस चीज़ के ऊपर में मुखर होकर के चर्चा होनी चाहिए थी। रुद्रानी जी अपने वक्तव्य में कई बार इस बात को बोलते बोलते रुक गई कि एक मेल ट्रांसजेंडर की जो समस्या है वो उससे बहुत सारे लोग अवगत नहीं हैं। शायद मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं किसी को जानता हूँ ऐसा। एक धारणा, एक अवधारणा और एक जो मानस पटल पे जो हमारे दिमाग में बचपन से लेकर के आगे तक जो बिठा दी जाती है, हम उसी को यकीन करने लगते हैं। संविधान अपनी जगह पे है, प्रियम्बल अपनी जगह पे है। अगर उसका अनुपालन हुआ होता तो शायद लीगल सर्विसेज एक्ट में सेक्शन 12 की परिकल्पना नहीं की गई होती, और लीगल सर्विसेज एक्ट में अभी भी ट्रांसजेंडर फीचर नहीं है। अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था पिछले सेशन में, जिसमें एक महानुभाव ने इस चीज का प्रस्ताव रखा था कि इसमें एक कैटेगरी उनको भी डालिए, क्योंकि जब वो लीगल एड मांगने जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। तब जब हमने सारे स्टेट से पूछा तो कुछ एक SLSA ने वो डाल रखा है, लेकिन सेंटर वाले नालसा में वो अभी तक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब जहां जहां पे गैप है वो गैप है और रहेगा। हमें एक उदाहरण की जरूरत है। आप सबके माध्यम से जो भी इस बात को सुन पा रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग सुन पा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अपने बीच में से और अपने साथ में एक ऐसा उदाहरण लेकर के आइए जो अन्य लोगों को मोटिवेट कर सके। सिस्टम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, और मैं एक चीज आपको बताऊं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको 10 लोग पीछे, एक जो नैरेटिव है लोगों का, ये जो बात रेक्स जी ने जो आज बताई है, और मैं इस बात को शब्दों में शायद इतनी खूबसूरती से नहीं बांध पाता जितनी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि मुख्य धारा मुखर लोगों का प्रकाशन मात्र है। उस मुख्य धारा का कैसे पार्ट बना जाए, और हम जिस दिशा में, जैसे हम अगर ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा ये सहयोग होना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, उसका कई तरीका है।
हमको लगता है कि हमने बोल दिया और हमारे कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। नहीं, रुद्रानी जी जब गरिमा गृह के बारे में बता रही थी तो अभी कुछ दिनों से एक अन्य मुद्दे पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से मेरा बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन पे कुछ काम चल रहा है। मैंने उसी समय मन बना लिया था कि वहाँ पे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनको तो ये बात मैं बोलूँगा ही और अपनी तरफ से बोलूँगा ही और कहूँगा भी कि भाई धन आपके पास इतना है, कम से कम धन की तो कमी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कमिट कर रहा हूँ कि ये मैं करा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला काम यही कहूँगा कि उनको मैं बताऊंगा। हो सकता है कि इससे जो भी सुविधा हो सके वो हो। और एक्सेस टू जस्टिस डिवीजन जो है वो इस टाइप के सेंसिटिव मुद्दों को उठाता है और उठाता रहेगा, और आप सबका सहयोग उसमें चाहिए है। और आप सब लोग यहाँ पे आए और अपनी बात ऐसे कही, इतनी बढ़िया चर्चा हुई। प्रोफेसर रावंडेल साहब ने जो विषय के ऊपर में अपनी बात कही, जो संविधान के विभिन्न चीज़ों को कहा और बहुत ऑनेस्टली से कहा कि उनका भी एक एप्रीहेंशन था इस बारे में। एप्रीहेंशन होगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप कुछ सीख के नहीं आए थे। एक समाज और एक परिवार के परिवेश में जो एक धारणा बन गई वो बन गई। जब तक आप उसको अपने हिसाब से देखेंगे नहीं तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। शायद ये कार्यक्रम नहीं होता तो मैं इतने सारे निटिग्रिटी के बारे में मैं भी नहीं समझ पाता। और रिक्स जी को मैं खास तौर पे कहूँगा, वो मेरे पुराने कलीग हैं, चूँकि अगर वो पहले एक्सेस टू जस्टिस में जुड़ चुके हैं तो उनका सहयोग इसमें मैं चाहूँगा। छत्तीसगढ़ पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम को भी कहूँगा कि आगे भी उनको और बाकी सारे लोगों को भी अगर कुछ ऐसा एसोसिएशन मिलता है तो उस चीज़ को करें। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से और CSC की तरफ से मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके स्थान के लिए और आपके किसी भी काम में हम लोग का कोई भी सहयोग की अगर ज़रूरत हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। और हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हम आपको किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प कर सकें। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अपने डिप्टी सेक्रेटरी बी चंद्र मोहियार सर को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। मैं जो शुरुआत में कहा था कि दिस इज़ as much a social issue, cultural issue as a legal issue, तो उस बात पे फिर से आना चाह रहा हूँ कि legal protection as such is not a finality of the solution। तो जैसे सुनने को मिला, पुलिस को सेंसिटाइज किया गया, ऐसा नहीं कि पुलिस को मालूम नहीं है सारे प्रोविजंस रहने के बाद भी, सेंसिटिव रहने के बाद भी देयर इज़ अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू इग्नोर। तो ये कल्चरल लेवल पे चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि लास्ट फ्यू वेबिनार्स जो भी हुए हैं तो इतने ही लेवल के अटैचमेंट के साथ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस का साथ जो हो रहा है, सो आई सी दैट दिस इनिशिएटिव ऑफ वेबिनार्स इज़ रियली सर्विंग द पर्पस। तो मैं वोट ऑफ थैंक्स में ये कहना चाहूँगा कि रियल वोट ऑफ थैंक्स विल बी इन सेइंग दैट इस वेबिनार के साथ जो भी पॉइंट्स राइज हुए हैं उस पर हम कुछ ना कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स बना के इसमें आगे लेके जाए। तो मैं खासकर आज जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन सबका मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें अगर मुझे हाईलाइट करना हो तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर रावंडेल को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो बेसिक राइट्स के बारे में उन्होंने कहा तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। हमारे CSC के जो भी है उन सब लोगों को भी ये अंडरस्टैंडिंग काम में आएगा बाकी लोगों को सर्व करने के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल ही ले लूँ तो ये आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है नॉमिनेटेड, तो ये शायद लोगों को मालूम नहीं होगा, इवन ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी मालूम नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई पर्सन्स डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे CSCs के VLEs को कि एक लाइजन बना के रखे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ, सो दैट ये प्रोसेस को फैसिलिटेट कर पाए। हमारे CSC के एक स्ट्रक्चर भी है, नीचे विलेज लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स भी है हमारे, और स्टेट लेवल के कोऑर्डिनेटर्स भी है जो एक्सक्लूसिवली टेलीलॉ पे काम करते हैं। तो मैं रुद्रानी जी और सभी से माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को भी इस तरफ की दिक्कत आए हैं तो टेलीलॉ का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको ये डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो डेफिनेटली CSC का इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये हम फैसिलिटेट करके मदद करेंगे।
तो टेलीला एक मोबाइल एप्लीकेशन है और CSC को भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम आपको मदद करने का कोशिश कर सकते हैं। और किरण जी भी काफ़ी अच्छे से हमको बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में, राइट्स के बारे में बताए गए हैं। और रेक्स मेहता जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी एक फंडामेंटल लेवल में जाके सेक्स जेंडर चीज़ों को समझाया। सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज़ जो है, जेंडर जो है सोशल कंसेप्शन होता है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इज़ ए कंटिन्यूम। इफ़ यू सी द डिफरेंशिएशन इज इन डिग्रीज, तो ये अगर मेंटल लेवल में और फाउंडेशनल लेवल में जाएंगे कंसेप्चुअली, आई थिंक जो हम पहले सोच रहे कि ये कल्चरल लेवल का चेंज लाना है, इनफैक्ट उस कॉन्सेप्शन से ही होगा। मोर देन लीगल इंटरवेंशन, ये कॉन्सेप्शन बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रेक्स मेहता जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और साथ साथ में जय सर जैसे बताया कि इनको कैसा हम एसोसिएट कर पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करवाएं। सर ऑलरेडी इसके डिस्कशंस हमारे इनिशिएट हुए हैं। रेक्स मेहता जी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं कुछ डिस्कशंस में। हम डेफिनेटली इसमें ट्रांसजेंडर के लिए डेफिनेटली लीगल लिटरेसी के प्रोग्राम में उनको इन्वॉल्व करने का कोशिश करेंगे और उसका मोडालिटीज़ वर्कआउट करेंगे। और रुद्रानी जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि उनके जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस दे एम्पावरमेंट लाने के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस से हम काफ़ी कुछ सीखे हैं। जैसे जय सर ने बताया कि हम कुछ चीज़ों में मदद करने का कोशिश करेंगे, बट लेकिन आपका इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज दैट कैन बी ब्रॉट इज़ थ्रू एम्पावरिंग द ट्रांसजेंडर पीपल। तो उसके लिए मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप लाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी देखेंगे कि इसके आगे और क्या कर सकते हैं। और जय सर को भी मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने चेयर किया, काफ़ी अच्छे से सम अप किया, पर्सपेक्टिव में रख के हम सबको गाइड किया। एंड लास्टली मैं A to Z डिवीज़न जिस इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उनको भी धन्यवाद करूँगा। बट लेकिन सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद इनको कहना चाह रहा हूँ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल को, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कॉन्सेप्ट इसका बनाने में और सारे स्पीकर्स को आइडेंटिफाई करने में और इवेंट ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मदद किया है। आज मिस नेगा नागपाल ज्वाइन नहीं कर पाया, ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो उनको मैं खास करके धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। इसी के साथ हम CSC के जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं और बाकी पब्लिक भी ज्वाइन किए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू।